चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई अपनी। तो देखिए वॉच लिस्ट अब क्या होता है कि जब भी अब हमने जो भी समझा ट्रेंड तो अपने को समझ में आ गया कि हम्म, स्टॉक में ट्रेंड काम आता है पहला। दूसरा आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और तीसरा आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यही तीन चीज़ें होती है, बाकी और ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना होता है। जब अपने को ये सारी चीज़ें हो गई तो बाकी सारी चीज़ें सपोर्टिव रोल में प्ले करती है, जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न, डब्लू पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सब आपका सपोर्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, प्राइस एक्शन में आता है वो सारी चीज़ें। फिर आता है आपको फिबोनाची, क्लियर है आपको फिबोनाची? हाँ। मूविंग एवरेज, पोलन मूविंग फ्लैग। ठीक है। मूविंग एवरेज तो क्लियर ही है, लेकिन आप कुछ मूविंग एवरेज के सेटअप का आपने इंडिकेटर बताया, तो जी। उसके अकॉर्डिंग कैसा देखना है वो नहीं बताया था। मतलब कैसे देखते हैं, फिर से आप बोलिए एक बार, समझा नहीं मैंने। मूविंग एवरेज आप समझा दिए थे, ऐसा लगाते हैं वैसा जी। लगाते हैं, हाँ। लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखना क्या है, सपोर्ट उधर बता देंगे तो सर। ये हमें सिर्फ ट्रेंड पकड़ने के लिए काम आता है मूविंग एवरेज। जैसे कि अब ये रिवर्सल होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लगाया डेली कैंडल, ठीक है। अब ये कहाँ तक पुल बैक मार सकता है, ये 20 पे देख रहे हैं आप। मैं अगर कोई स्टॉक बुलिश है तो जनरली क्या होगा, अपने 20 मूविंग एवरेज से हरदम ऊपर चलेगा ये। अगर हमेशा अपने एवरेज प्राइस से ऊपर चलेगा, ये सीन है। तो हर बार क्या होगा, चांसेस है कि एवरेज प्राइस के पास आए, सपोर्ट ले, और वहाँ पे कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अब हम लोग। बस मैं एक यही बार है। जी। रिकनेक्ट करूँ, मेरा स्क्रीन चला गया। देखिए अभी अभी देखिए, फिर से रिकनेक्ट करिए आप आराम से। मैं एज एज से आता हूँ, एज ब्राउज़र जी। से आता हूँ। ठीक है, आइए आप। ओ मेरी बाहों में आके न। देखिए अब स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, बढ़िया। लोड। हाँ, चलिए, दिख रहा तो देखिए अब जैसे जो मूविंग एवरेज है, ये क्या होता है, हमें ट्रेंड पकड़ने का काम आता है। ट्रेंड कैसे, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हरदम क्या होगा, वो ज़्यादातर केस में अपने एवरेज प्राइस से ऊपर चलेगा। और है। सपोज यदि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो ज़्यादातर केस अपने वो एवरेज प्राइस से वो नीचे चलेगा। तो हम लोग निकाल दिए 20 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जनरली क्या देखा जाता है कि जो भी स्टॉक है अपने 20 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके, यदि अप ट्रेंड पे है तो सपोर्ट लेके वहाँ से वो अप साइड की ओर ट्रेड करता है। यदि वो अप साइड पे और डाउन साइड पे है तो वहाँ से उसको रेजिस्टेंस लेके उसके डाउन साइड पे ट्रेड करता है। तो यदि अपने को कोई ट्रेंड पकड़ना है लगातार, तो आप क्या करिए, जैसे कि अपने को बाइंग करनी है, तो कई बार हम लोग ऐसे टॉप पे बाइंग कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। और जनरली क्या होता है, जब जब स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, वापस वो खींच के कहाँ पे आता है, मूविंग एवरेज के पास ही आता है। जब जब मूविंग एवरेज से दूर जाता है, वापस कहाँ पे आता है, वो अपने मूविंग एवरेज के पास ही आता है। तो यहाँ से आपको एंट्री लेने का जो जरिया है ना, वो बहुत अच्छा मिल जाता है। तो हमें एंट्री कब लेना है, अगर जैसे कि हम लोग एंट्री ले रहे हैं अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स पे, तो अगर ये स्टॉक मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया और वहाँ पे कोई बाइंग का पैटर्न बना, तो आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस उसके लो का डाल के। ठीक है, एज अ स्विंग ट्रेड में। या फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ऐसे ही हुआ था कि प्राइस पहले नीचे गया, ऊपर जाने के बाद मूविंग एवरेज के नीचे गया और यहाँ से निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप आराम से लीजिए एंट्री, स्विंग मूविंग एवरेज के लो का स्टॉप लॉस डालिए और आराम से इसको होल्ड करिए जब तक ये ऊपर जा रहा है। ये काम होता है मूविंग एवरेज का, बस ट्रेंड को कैप्चर करने का काम आता है मूविंग एवरेज। हम्म, और ये कोई रिट्रेसमेंट वगैरह होता है उसके लिए भी काम आता है मूविंग एवरेज। जैसे देखेंगे रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ पकड़ना होता है, जैसे 15 मिनट, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को रिट्रेसमेंट पकड़ना है, तो देखिए ये डब्लू पैटर्न वगैरह बनाया प्रॉपरली, देख रहे हैं आप। और जैसे ही उसके ऊपर निकला, बाउंस लिया, बाइंग पैटर्न बना, आराम से एंट्री ले सकते थे इसके ऊपर, और हम आराम से इसको होल्ड कर सकते थे जब तक कि 20 EMA के ऊपर है, उसके ऊपर चल रहा है। तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। ट्रेंड पकड़ने का बहुत अच्छा काम आता है एवरेज, कि जब तक कि स्टॉक बुलिश है, ट्राई क्या करेगा, वो अपने एवरेज के ऊपर चलेगा वो। हम्म, ठीक है। बट जब आप ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे सीन अलग हो जाता है, क्योंकि अभी हमने अलग अलग सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। क्योंकि मेन ऑप्शंस पे क्या होती है, टाइम वैल्यू वाली दिक्कत होती है। ठीक है। तो वहाँ पे प्रीमियम्स गल जाते हैं, मतलब अभी पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। आपको इक्विटी सेगमेंट तो क्लियर हो गया है, हम्म, फ्यूचर्स भी क्लियर हो गया आपको? हम्म, बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो ऑप्शंस की ओर जाएंगे। तो अब ये तो क्लियर है, ठीक है, अपन सेगमेंट देख रहे हैं। तो जब भी हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे इक्विटी, चाहे वो इंट्राडे हो, तो हम लोग ट्रेड तो लेते हैं प्राइस एक्शन वाइज।
बट अब बात आती है कि आप स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं। लोग पूछते हैं कि आप स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका ये है कि आप अपनी वॉच लिस्ट बना के रखिए। जैसे मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना के रखी है, ठीक है। तो वॉच लिस्ट पे मैंने क्या किया है, पहले सारे इंडेक्स मैंने ला के रखे हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, रियलिटी, इंफ्रा, फार्मा, कमोडिटी, मीडिया, एनर्जी। ये मैंने क्या रखी है, सारी इंडेक्स डाल के रख लिए हैं। अब मैं सुबह 9:15 पे देखता हूँ, 9:20 तक देखता हूँ, 5-10 मिनट में मेरे को दिख जाता है कि मार्केट कहाँ जाना है। तो मैं देख लेता हूँ कि अच्छा अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि आईटी अच्छा चल रहा है। तो मैं देखा आईटी अच्छा चल रहा है, तो आईटी वाले स्टॉक्स पे आया। जैसे कि आईटी वाले स्टॉक्स कौन से थे, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, डिक्सन, एलटीआईएम देखा। तो मैंने देखा एचसीएल टेक, और मैंने इसके ट्रेड दे दिए थे ग्रुप में, देखा होगा आपने। बट हुआ ये कि शुरुआत में तो प्रॉफिट दिखाया ये, बट दूसरी बार जब ऊपर गया तो प्रीमियम ऊपर गए ही नहीं। जब पहली बार ही ऊपर गया तो प्रीमियम अच्छे ऊपर गए, मतलब हुआ 2-3 रुपए ऊपर गए। बट दोबारा जब पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम बढ़े ही नहीं, अपने को लॉस शो करने लग गया। और उसके बाद ये 2-3 कैंडल नीचे आया तो और ज़्यादा लॉस शो करने लग गया। तो मुझे लगा कि यार ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को 2-3 पॉइंट के नीचे, मतलब वही 300-400 क्वांटिटी है तो 400 या 275 क्वांटिटी ऐसे कुछ है, तो उसमें मतलब 700-800 रुपये के लॉस में एग्जिट करवा दिया एक लॉट के बेसिस पे, क्योंकि वो सीन खराब कर जा रहा था, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे यहाँ पे। तो हमने कैसे किया, अपने को एंट्री लेना था, हम लाए वॉच लिस्ट पे देखे। वॉच लिस्ट के बाद जो हमारा पहले इंडेक्स देखे, और इंडेक्स के बाद जो भी आपका वॉच लिस्ट है वहाँ से हम लोग प्राइजेक्शन देखें कि इसका प्राइजेक्शन सही है, और उसके हिसाब से अपन एंट्री ले लिए, ठीक है। तो अब मैंने जैसे वॉच लिस्ट ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करनी है, तो ऑप्शंस पे क्या होता है, हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्शन करने होते हैं जो कि हाई लिक्विड स्टॉक्स हो। हाई लिक्विड स्टॉक्स क्यों, जैसे हमने यहाँ पे देखा था आस्क और बिड प्राइस। आस्क और बिड प्राइस होता है, ये देख रहे होंगे, आस्क प्राइस और बिड प्राइस। तो जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है वहाँ पे आस्क और बिड प्राइस तो बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है वहाँ पे आस्क और बिड प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं एक स्टॉक देखा था ट्रेड करने के लिए, एल्केम फार्मा। इसके मैंने पुट लिए हुए थे जब मार्केट गिर रहा था, तो एल्केम लैब, ठीक है। ये स्टॉक गिर रहा था यहाँ कहीं, जब स्टॉक गिर रहा था इधर कहीं गिर रहा था, तो मैंने इसके पुट लिए थे। ये देखिए यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है, देख रहे हैं, ये वाला लगा हुआ ये, तो मैंने यहाँ पे लिया था। अब जब मैंने ट्रेड लिया तो मैं इसको कैसे कैसे मैनेज किया वो तो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। ये इसको गिरना तो नीचे ही था ये, बट जब मैंने देखा, कहाँ गया यार ये, क्या मैं आपको अपनी रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे अगर चार्ट वाइज देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये तो मस्त नीचे, जहाँ से मैंने एंट्री ली उसके अगले दिन से सीधा लगातार गिरते गिरते एकदम नीचे आ गया ये, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट जब मैं इसके आस्क और बिड प्राइस में गया था ना, जब मैं इसको एंट्री लिया तो यहाँ पे आस्क और बिड प्राइस था ये 3-4 रुपए का अंतर था, मतलब 15 रुपए बाइंग थी तो सेलिंग थी 20 रुपए पे। अब हुआ ये था कि लेने के बाद मुझे 2,500-3 हज़ार का 4 हज़ार का लॉस दिखने लग गया था सिर्फ 6-7 हज़ार की बाइंग पे, मतलब मुझे 50% का लॉस दिखने लग गया था बाइंग करने के बाद। चार्ट नीचे जा रहा है फिर मुझे लॉस दिख रहे हैं, तो इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। तो हम भी जब भी हम लोग एंट्री लें तो हमें ट्राई ऐसी करनी है कि वो स्टॉक बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला हो और वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी हो, मतलब वॉल्यूम अच्छा हो स्टॉक पे, ठीक है। हाँ, जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप पुट का ट्रेड नहीं लेते हो, तो पुट का ट्रेड भी लेते हैं। बस अपने को क्या होता है ना, मार्केट जिस डायरेक्शन पे जाता है वैसे अपने को देखना होता है। अभी ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड पे है तो हम लोग को एज अ ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहिए होता है। तो हम अपने को क्या देखना है, हमें देखना है अपना वॉच लिस्ट बनाना है। वॉच लिस्ट के बेसिस पे आप स्टॉक सेलेक्शन करेंगे और चार्ट के हिसाब से, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। तो आप देख लीजिए, ये मैंने ये सारी चीज़ें स्टॉक से मैंने ये इंडेक्स बना के रखा हुआ है, ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पे। पहले बना के रखा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, इंडिया विक्स, सेंसेक्स, बैंकेक्स। अब ये डी लिखा हुआ है, डी मतलब क्या है, डिलेड बाई 15 मिनट्स, मतलब ये डेटा कितना दिखाएगा, 15 मिनट लेट दिखाएगा, तो आपको ये काम नहीं करेगा। तो मैं सेंसेक्स वगैरह में एक्चुअली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कभी कभी मन किया तो फिर निफ्टी में आ जाता हूँ, ठीक है, और मिड कैप में भी बहुत कम करता हूँ। बट जिनको ट्रेड करना है वो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जनरली अवॉइड करता हूँ। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे उसके मोमेंटम जमते हैं, ठीक है, इसलिए मैं वही ट्रेड करता हूँ।
बाकी भी ये निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी वगैरह वो बाकी सारे लोग करते हैं, मुझे नहीं जमता, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं भाई। जहाँ से मुझे ज़्यादा फेवरेबल लगता है मैं वही काम करता हूँ। तो मेरे को दो चीज़ें अच्छी फेवरेबल लगती है, मैं वही काम करता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें रखा हूँ इनको ट्रैक करने के लिए। मिड कैप, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑटो, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, रियलिटी, इंफ्रा, फार्मा, कम्युनिटी, मीडिया, एनर्जी, ये सारी चीज़ें सेक्टर्स हैं। तो आप इसको देख लीजिए, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। फिर मैंने स्टॉक्स लगा के रखे हैं, ये मेरी वॉच लिस्ट है। ऑप्शंस के लिए वॉच लिस्ट है, तो एशियन पेंट स्टॉक ऑप्शन में, इंडिको पेंट्स ऑप्शंस पे नहीं है बट इक्विटी वगैरह पे काम आ जाता है, ठीक है। अगला है अडानी एंटरप्राइज, ऑप्शंस के लिए सही है। अडानी पोर्ट, भारती एयरटेल, मस्त स्टॉक है, दिया था मैंने, कल ही दिया था, देखा था आपने भारती एयरटेल को? मैं यार मैं ऑफिस में था तो। चलो, फिर बजाज ऑटो मैंने पर्सनली ट्रेड किया था। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ये मैंने क्या किया, मैंने इनके बकायदा वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है कि ये हमारे सेक्टर्स कौन से हो गए, ये हो गए ऑटो सेक्टर, मतलब बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 5-6 स्टॉक इसके। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर रख लिया मैंने, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी में ट्रेड नहीं करता मैं, ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए, बैंक निफ्टी को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि बहुत भारी भरकम बैंक है, ये बहुत कम मूवमेंट करता है। तो ट्रेड क्या करते हैं, एक्सिस, आईसीआईसी, इंडसइंड, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें ट्रेड करते हैं। एसबीआई मैंने कभी भी एचडीएफसी बैंक का कॉल नहीं दिया, आपने देखा होगा ग्रुप में, ट्रेड के लायक ही नहीं है वो, बहुत भारी भरकम बैंक है। तो ये सब क्या हो गया हमारे बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद हो गया पीएसयू सेक्टर्स में आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बंधन बैंक, पीएनबी, कैनरा, ये बैंक्स हो गया। फिर आपने आता है फाइनेंशियल सेक्टर, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, ठीक है। फिर मिड कैप के लिए देख लिया मैंने एचडीएफसी, एएमसी, अच्छा स्टॉक है, सही है ये। फिर आता है अपना रिलायंस, टाइटन, आईटीसी, हैवेल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये अपना एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, डाबर, 3 स्टॉक्स। फिर अपने आगे आईटी के टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, डिक्सन, एलटीआईएम। फिर अपने आते हैं स्टील वाले, वीडीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को। फिर ये थोड़े अपने नॉर्मल मशीनरी स्टॉक्स, एस हो गया, एलटीटीएस। फिर आते हैं अपने डॉक्टर फार्मेसी के, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल। केमिकल वाले आ जाते हैं, यूपीएल, एस्टर, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, एसआरएफ, थोड़ा बेवरेजेस का वीबीएल। फिर आता है आपका एनर्जी वाले, कौन से, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मतलब मैंने क्या रखा है, सबका एक कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है कि अच्छा एनर्जी वाला इधर, फिर एनर्जी, क्योंकि इससे अपने को ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये डॉक्टर रेड्डी अच्छा है सब। हाँ सही है, मस्त है, फार्मा के लिए सही है। मतलब मैं तो देखा मूवमेंट ही नहीं रहता उसमें। ये देखिए, देख रहे हैं आप, चार्ट अच्छा बना हुआ है। वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, बताइए? अभी तो रेजिस्टेंस मतलब वो रेंज में है अभी तो। रेंज में नहीं है ये, देखिए वीकली चार्ट लगाया, प्राइस आया, बाउंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बाउंस लिया, और फिर क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है। अब मैं लगाता हूँ इसको डेली चार्ट पे, क्या लग रहा है, ये ब्रेकआउट करके डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट था, ये सपोर्ट एरिया, देखिए सपोर्ट एरिया था ना, ये सपोर्ट एरिया पे गया, पहले सपोर्ट को ब्रेक किया, मस्त आराम से डब्ल्यू बनाया, और अब रिकवर कर गया। और रिकवर करने के बाद क्या किया इसने, ब्रेकआउट कर गया। देख रहे हैं आप, ये जो एरिया है इसको इसने कर दिया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कर दिया इसने, ये क्लियर हो आपको? अब जब ब्रेकआउट कर गया, अब एंट्री ले लिया, अच्छा चार्ट है ये। जनरली हम लोग एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, जनरली ये मूवमेंट कर चुका है, आपको ऐसे जगह पे मूवमेंट, ऐसे जगह पे एंट्री लेना चाहिए जो स्टॉक रेंज बना के अभी जस्ट निकल रहा हो, रेंज को ब्रेक करके निकल रहा हो। तो यदि डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इसने रेंज को ब्रेक कर दिया है, तो चांसेस है कहाँ तक आ जाने के, ये जो गैप छोड़ा हुआ है इसने, ये गैप पूरा फिल कर सकता है। इतना मूवमेंट के बड़े आसानी से चांसेस है कि कल आई मीन मंडे को ये 2 से 2.5% मूव करके ये जो गैप है इसको पूरा फिल कर दे, ठीक है। स्विंग ट्रेड में तो आप बड़ा उठा सकते हैं, मैंने इंट्राडे के लिए बताया। अब यदि इंट्राडे में करना भी है तो हमें क्या चाहिए, ये स्टॉक का मूवमेंट क्या होता है, स्टॉक जनरली कैसे मूव करता है, स्टॉक जैसे मूवमेंट किया, फिर साइडवेज, फिर मूव किया, फिर साइडवेज, फिर मूव किया, फिर साइडवेज, और साइडवेज बनाने के बाद फिर जब निकलेगा तो फिर अच्छा मूव करेगा। तो जब ये रेंज बनाने के बाद जब ये निकल रहा होगा तब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो मार्केट का नेचर ये है कि पहले मूवमेंट करता है, फिर वो रेंज बनाता है, जैसे यहाँ रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद जब फिर उस रेंज को निकालेगा तो फिर मूवमेंट करना था। तो जैसे ही रेंज को निकाल रहा हो आप वहाँ पे एंट्री लीजिए और आप आराम से एक बड़ा टारगेट आप पकड़ पाएंगे। ये मैंने बताया आपको इंट्राडे का तरीका। अगर आपको करना है इंट्राडे नहीं करना है, ऑप्शंस पे नहीं करना है, तो आराम से उठाइए डिलीवरी पे और स्विंग लो का डालिए स्टॉप लॉस आवरली कैंडल के हिसाब से, ठीक है। जैसे इसने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे रेंज बनाएगा, सपोर्ट वगैरह लेगा, यहाँ से जब निकलेगा तो आप स्विंग लो का डालिए स्टॉप लॉस, आराम से बैठिए और होल्ड करिए, आपके पैसे बिंदास बनेंगे।
ठीक है, ये डॉक्टर रेड्डी का क्लियर हुआ आपको? बढ़िया। तो मैंने आईआरसीटीसी पे डाला है। बढ़िया, तो आईआरसीटीसी को आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोनोपोली है। सोशल लिया है। जी, मोनोपोली है उस स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं। आईआरसीटीसी 895 एवरेज पे लिया है। सही है, 895 पे ना, बहुत बढ़िया है, पेरेज पे लिया आपने। अब देखिए, हम लोगों ने 3 तारीख को इसलिए एग्जिट करा दिया ना, 4 तारीख को हमें भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए। मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे कैंडल बनी है, मोदी गवर्नमेंट आएगी, एग्जिट पोल बढ़िया है और ये कैंडल ऐसे वाली बनेगा, ठीक है। पर फिर भी सोचा कि यार ये रिस्क हो सकता है, क्या पता कुछ भी हो जाए करके हमने अपना क्रेडिट लेने को छोड़ दिया। सोचा कि भले लोगों का प्रॉफिट हो, हम उसको भूल जाएंगे, ये रिस्क नहीं लेते इलेक्शन वाला, टोटल न्यूज़ बेस्ड सिनारियो है। तो अपन ने एग्जिट करवा दिया, बोल दिया भाई जितने भी सारे स्विंग है एग्जिट मार दो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब इलेक्शन का मूव। और किस्मत से घुस गया स्टॉक। अगर मान लीजिए हम लोगों ने होल्ड करने को बोला होता तो वो तो रिकवर कर जाए थे, मतलब नहीं, वो रिकवर कर जाता। बट अगर किसी ने 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाए हैं, 5 लाख रुपए लगाए हैं और उसको ठीक है 3-4% डाउन है तो चलता है, बट अगर वो ऐसे 20% डाउन हो जाए ना, क्या कितनी गालियां देगा अपने को वो। बोलेगा तुमने मुझे होल्ड, क्योंकि उसको एक सामने को ना लॉस का एक रीजन चाहिए होता है कि अपनी भड़ास कहीं उतार दे वो, समझ रहे हो आप? तो ये तरीका होता है लोगों में मैंने तो पोर्टफोलियो कुछ भी छेड़ा नहीं है। वो हाँ, मेरे को पता है, मतलब गिरेगा तो बढ़ जाएगा, फिर हफ्ता 10 दिन में बढ़ जाएगा। यह तो तो पता है। मतलब मैं तो और कैपिटल लेकिन करना था, एग्जिट करना था, जी जी, रिटर्न ज्यादा होता, हाँ, पर ठीक है। कोई दिक्कत और नहीं। दूसरा थोड़ा कैपिटल ऐड कर लिया, जी लाख रुपए डाल के जी, एयर सिटीज में शेयर्स लिए, बढ़िया सोशल। बढ़िया। मेरे साथ ये सीन होता है ना, जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, जनरली लोगों का जब लॉस होता है ना तो उन लोग चाहते हैं कि अपनी भड़ास उतारने के लिए किसी के ऊपर ब्लेम डाल दें। तो इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया भाई, हमें नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। तो आपने लिया था 40 ये 40 दिन, मतलब समझा नहीं है, फुट 30 पुट लिया था ये दिन, आवाज समझा नहीं आपके, मतलब फिर से आप बोल पाएंगे क्लियर? रिजल्ट वाले दिन ट्रेड किया था। हाँ, रिजल्ट वाले ट्रेड किया था मैंने। मैं एक्चुअली ओवरनाइट कॉल लेके गया था, फिर मैंने लॉस बुक किया था मैंने। अरे बाप रे, लेकिन ठीक है, शुरू में तो फ्लैट ही खुला था वो। हाँ, मैं क्या है ना, मैं वहां से कॉल नहीं उठाया था, मैं बॉटम से कॉल उठाया था। जैसे मैंने निफ्टी का जो कॉल है, मैं यहाँ से उठाया था, इधर से बताया था ना आपको, इधर जब मैं कॉल बाइंग करवाया था, ये वाला तारीख, ये वाले दिन पे, देखे थे ना, मैं यहाँ पे कॉल उठाया था, इधर टॉप पे नहीं उठाया था, मैंने यहाँ का ही उठाया था। यहाँ से ओपन हुआ, सीधा प्रॉफिट दिखाया, बढ़िया था। बट अगले दिन जब ये गैप डाउन हुआ तो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से बाइंग किया हूँ, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट जब गैप डाउन हुआ तो मेरे को सीधा 14,000 का लॉस दिखने लग गया, मतलब डायरेक्ट लॉस दिखने लग गया। मैं देखा कि यार ये कैसे, तो मैं वहाँ परेशान हो गया। और फिर मैंने थोड़ी देर रखने के बाद जब ये बड़ी वाली कैंडल बनाया तो मैं वेट किया, देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट वेट किया, 15 मिनट वेट किया कि कुछ तो सीन होगा, हो सकता है वोलेटिलिटी है, इस सपोर्ट के पास रिकवर हो जाए। बट ये पहली बार आया, रिकवर हुआ, तब तक होल्ड किया, दोबारा नीचे जाने लगे और उसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने काट दिया फिर लॉस लेके। चलो हटाओ भाई, आज का लॉस बुक, इलेक्शन का सारा सीन खत्म। आपने मैसेज डाला था अगर आज भी लॉस हुआ तो ट्रेडिंग छोड़ दो, आप छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, वैसा मैसेज मैंने नहीं कहा डाला था, वो साहिल ने डाला था। हाँ, मतलब ग्रुप में आया था, मुझे क्या बताया आपने डाला किसने डाला। जी जी तो मेरा तो मतलब ट्रेड लिया ही नहीं था। जी जी, मेरा ये था ना, मैं यहाँ पे बाइंग किया था, आपने देखा होगा बहुत बार वीडियो बना के मैंने यहाँ पे बाइंग करवाया था। लेकिन मेरा व्यू सही था भाई, मतलब जी मैं सोचा, मैं मिस किया, मैं जी पुट लेंगे सोचा था। जी जी, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लोगों को सभी को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमने लोगों को तो बुक करवा दिया, मैंने भी यहाँ पे आधा बुक कर लिया था, मतलब हाफ निकाल दिया था मैंने, क्योंकि एक बड़ा हुआ। बट मैं ना सोचा कि यार हाफ लेके जाता हूँ मैं, और मूवमेंट आ गया तो मजा आ जाएगा। पर वो मूवमेंट अप साइड ना के वो डाउन साइड पे आ गया। तो ये होता है, रिस्क लेते हैं। अब बाकी लोग जो दूसरे लोग हैं उनको हम लोग वैसा रिस्क नहीं करवा सकते ना, तो उनको एग्जिट करवा देते हैं। मैंने रिस्क लिया था, मुझे लॉस हुआ, मैंने काट दिया, सिंपल। हाँ, मतलब आधा बुक कर लिया यहाँ पे और आधे को ओवरनाइट होल्ड कर लिया। बट हुआ ये कि जब ये गिरा मार्केट, जब ये गिरा पहली कैंडल, तो जितना प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था वो सारा खत्म हो गया, मुझे डायरेक्टली माइनस दिखने आने लग गया। ये सीन हो गया था अपने साथ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे चार्ट।
अब इस चार्ट में ये सारी चीज़ें होगी। हम लोग आगे थे मेटल सेक्टर्स। मेटल सेक्टर के बाद फिर मैं देखा कि कुछ एनर्जी सेक्टर्स के, जैसे कि कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, आईयूसीएल, बीपीसीएल, ये सब ऑप्शंस वाले स्टॉक्स हैं ना मेरे। ओएनजीसी, पेट्रोनेट एलएनजी, आईजीएल, एमजीएल, गेल, आईआरसीटीसी। ठीक है, फिर कुछ रेलवे के स्टॉक्स जहाँ पे मैं फोकस करता हूँ, आईआरएफसी, आरवीएनएल, टेक्सरेल, रेलटेल। फिर अपने आगे एसबीआई लाइफ, एलआईसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज। फिर अपने डिफेंस के स्टॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, बीडीएल। फिर अपने दारू वाले स्टॉक्स, यूबीएल और मैकडॉवेल्स। बस। फिर अपने फ्यूचर्स मैंने कुछ ऐड करके रखे हैं, जैसे निफ्टी बैंक फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी, रिलायंस और टीसीएस, इन्फोसिस। फिर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये मैं रखा हूँ क्योंकि मैं दोनों में ट्रेड करता हूँ। फिर फॉरेक्स में एक यूएसडी आईएन रख दिया हूँ बस, और बाकी वर्ल्ड मार्केट में रखा हूँ गिफ्ट निफ्टी का, नेस्डेक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, डॉलर इंडेक्स, फिर नेस्डेक, डाउ, 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड्स, और उनका यूके और यूएस का ऑयल प्राइस। बस। तो ये मेरा वॉच लिस्ट है। ये तो मेरा नॉर्मल वॉच लिस्ट है जो उसको मैं हरदम देखते रहता हूँ। इसके अलावा जो होते हैं कि अब स्विंग ट्रेडिंग देनी है लोगों को कैश वगैरह में, तो अब लार्ज कैप में जाऊंगा मैं ट्रेड करने, तो मैं देखूंगा अगर लार्ज कैप में उठाया, मेरे को लगा कि यार मैं एचडीएफसी उठाया, तो एचडीएफसी मूवमेंट ही कितना करता है, नहीं करता ना ज़्यादा। तो मैं यहाँ पैसे डालूंगा, मान लीजिए मैं 10 लाख भी डाला, 2% मूवमेंट आया तो क्या ही पैसे बनेंगे मेरे। तो मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो बढ़िया मूवमेंट करे, मिड कैप टाइप का। जैसे हमने पहले दिया था कोचिन शिपयार्ड, देखा होगा आपने क्या मस्त मूवमेंट किया था। नहीं, दूसरा था, कोचिन शिपयार्ड नहीं था, आई थिंक वो कुछ था, मजगांव डॉक था, मजगांव डॉक, आरवीएनएल, रेलटेल, ये सब अच्छे गए थे। ठीक है, सेम हमारा हो गया। अब वैसे स्टॉक अपना हो गया, जैसे पीएफसी के बारे में अपने डाला था ग्रुप में, देखा आपने पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या है, इन लोग अच्छे मूवमेंट वाले स्टॉक्स हैं, एक एक दिन में बढ़िया बढ़िया मूवमेंट देते हैं। तो पीएफसी के बारे को, पीएफसी को हमने सजेस्ट किया। चांसेस क्या है, क्योंकि एक एक दिन में कितने मूवमेंट कर जाते हैं ये, एक ही दिन में ये 4-4, 5-5% मूव कर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम स्विंग में लगाएं पैसा, तो कितना बनेगा, मस्त पैसा बनेगा, लोगों के जल्दी पैसे आ जाएंगे यहाँ पे। ये क्या मिड कैप स्टॉक्स हैं पीएफसी वगैरह। ठीक है, तो अपने को ऐसे स्टॉक्स चाहिए स्विंग के लिए जो बड़ा मूवमेंट करे फास्ट। तो इसके लिए मैंने लगा के रखा हुआ अपना वॉच लिस्ट। नाम क्या है, स्टॉक सर्च डाल के रखा हूँ मैं, ये तो इंडेक्स वॉच, ये स्टॉक सर्च। तो यहाँ पे मैं डाल के रखा हूँ कौन कौन से स्टॉक, ओएफएसएस, ठीक है, ये सब मिड कैप वाले हैं। ये सारे स्विंग के, हाँ मतलब 8,000 के। कॉन्कर, पीएफसी इंफ्रा, एकदम छोटे छोटे स्टॉक्स है, 500-600 रुपये वाले हैं सब स्टॉक। आईआरबी, इसको मैंने शायद शेयर किया था, नहीं किया था, किया था आई थिंक आईआरबी, नहीं तब ध्यान में नहीं है। आई थिंक मैं उसको कहीं और शेयर किया हूँ, फिर मैंने उसको, मुझे भी याद नहीं है, फिर मैंने कहीं और शेयर किया इसको, आईआरबी को शेयर किया हूँ, बट मुझे ये तो पता है, पर कहाँ किया हूँ इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, कहाँ शेयर किया हूँ, आईआरबी, टाटा स्टॉक ऑप्शन तो दिया था मैंने, एलटी भी दिया था, एग्जिट एससीएल, प्रीमियम मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब कहीं दिया था इसको मैंने, ये मेरे को याद है। इरेडा दिया, पीएफसी दिया, 2 स्टॉक दिए थे मैंने, यस, इरेडा और पीएफसी, बढ़िया। और टाटा पावर अभी दिए थे, टाटा पावर, इरेडा, पीएफसी, 3 स्टॉक स्विंग में सजेस्ट किए थे कल। ठीक है जी, 3 स्टॉक्स, एक दिन में बहुत सारे स्टॉक्स नहीं होते। तो अब ये 3 स्टॉक्स हैं, तो यहाँ से हमने लगाया था इरेडा। चार्ट वाइज देखेंगे तो क्या है चार्ट इरेडा का, चार्ट सही है इरेडा का, देख रहे हैं आप, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, एक बार वो गिर गया था, अब दोबारा जैसे ही निकालेगा इसको, एक अच्छा मोमेंट आएगा, 250 तक जा सकता है इरेडा। ठीक है, फिर पीएफसी चेक किए थे और दूसरा था टाटा पावर। तो यहाँ पे ये कुछ स्टॉक्स हैं, आपको वॉच लिस्ट पे दिख जाएंगे, जैसे कि ओएफएसएस, कॉन्कर, पीएनसी इंफ्रा, आईआरबी। ये देखिए नाम का है ना स्टॉक्स, बाकी हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ट के हिसाब से एंट्री लेते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो, क्लीन, सेल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चल रहा है नहीं चल रहा है, अभी होल्ड है आपका ये, यहाँ होल्ड ही है। इरेडा, डिविस लैब, अच्छा गया डिविस लैब, पीसीबीएल, निकलना स्टार्ट हो रहा है पीसीबीएल, आरईसी लिमिटेड,
ये भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। RBA, SBC, EQO, NHPC, ठीक है, ये सब स्टॉक्स है। GMR इंफ्रा, GGPL, पटेल इंजीनियरिंग, BCL इंडिया, PTC, ग्रीन पावर, ये सब आप देख सकते हैं। ये सब स्टॉक्स में रखा हुआ हूँ मैं। POCL, ब्लू चिप, FCL, BLB, ये मतलब नाम डाल के रखा हूँ कि भाई इनका जब काम आ जाएगा स्टॉक लिस्ट दिख जाएंगे, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। JP पावर, RTN पावर, कितना अच्छा गया RTN पावर, बहुत बढ़िया गया। RTN इंडिया, उषा मार्टिन, इरकॉन, जोमेटो, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी ना। GIC हाउसिंग फाइनेंस, हुडको, इंजीनियर्स इंडिया, नेटवर्क हो गया, IFCI, रिस्पॉन्स, इंडस टावर, EIH होटल, मस्त लग रहा है टावर, उत्कर्ष होटल, साउथ इंडियन बैंक, लेमन ट्री, राइट्स, NRL, TV18, सीक्वेंस साइंटिफिक, BRN ग्रैनुअल्स, सही है, ग्रैनुअल्स अच्छा गया, 2-4 दिन पहले पता चला था इसके बारे में। एल कार्गो, कैनरा बैंक, JWL, रेन इंडस्ट्रीज, क्राइसिल, ताज GVK, सही होटल है ताज GVK, बढ़िया है। ऑयल, बोदल केमिकल, स्पेंसर, भेल, BEL, NMDC, NBCC, देख सकते हैं, NTPC, मोइल, GTPL, SCI, ठीक है, SCI, नेल्को, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, SJVN, इन्फीबीम, ये तीर्थ प्लास्टिक, कैसे स्टॉक है देख रहे हैं कैसे गया ये तीर्थ प्लास्टिक, उठा के पटक दिए इसको। कनानी इंडस्ट्रीज, सातिन ट्रेल, ये सब मैं नाम रख के रखा हूँ। BLS एक बार नीचे चला गया था ये, इसको सजेस्ट किए थे अपन ने, ये नीचे घुस गया था, वापस ऊपर आ रहा है। 3i इंफोटेक, LG इक्विपमेंट, हिंद टिन, ये अपना गुजरात इंडस पावर, तो ये सब स्टॉक्स हैं, आप देख लेंगे। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, NCC, ये सब नाम रखा हूँ ना, ये आपको मिल जाएंगे। पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव, सीका, ताना, भारत फोर्ज, आइडिया फोर्ज, MR टेक, ठीक है, आज़ाद, ये सब आप डाल सकते हैं स्टॉक्स में, ठीक स्टॉक्स हैं। ये सारे मिक्स है, स्मॉल कैप, मिड कैप? हाँ, सब मिड, स्मॉल कैप और मिड कैप है। पावर ग्रिड, डोनियर, ये सब मैं रखा हूँ कि अगर बड़ा बड़ा मूवमेंट पकड़ना होता है ना तो इससे बहुत अच्छा काम आता है। जैसे ये निकला तो कितना परसेंट मूवमेंट दे दिया, ये 50% का मूवमेंट दे दिया आने वाले 10-20 दिनों में, तो कैपिटल मतलब अच्छा खासा बढ़ा देता है। जाता भी तो वैसा ही जाता है, तो अब अगर अपनी राइट एंट्री हो ना, छोटे पैसे को भी बढ़िया बनाया जा सकता है, तो इसलिए इसको मैं यूज़ करता हूँ। प्रोजोनर, ठीक है, मूसमी, डाउ, ये सब स्टॉक्स है। हिंद कॉपर 282 के पास इसको मैं देखा था। हिंद जिंक, काइटेक्स, मनपुरम गोल्ड, गोल्डियम इंटरनेशनल, अदानी पावर, राधिका ज्वेल टेक, TVS लिमिटेड, रेडिको, लेटेंट व्यू, खैतान, ये सब स्टॉक्स हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। गुजरात गैस, अच्छा स्टॉक है गुजरात गैस, निकल गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर गया, एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, 650-660 तक जा सकता है गुजरात गैस। हाईटेक पावर, हाईटेक पाइप्स, ये भी बढ़िया स्टॉक है। एक्सचेंजिंग, HFCL, गिकरे, जाना चाहिए लोगों को। वोल्टास उड़ा है ये भी, तो ये सब स्टॉक है। लग्नम वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, ये सब मेरा हीरा ऑटो, ये सब मैंने लगा के रखा हूँ कि ये स्मॉल कैप मिड कैप वाले स्टॉक्स हैं जिनको कभी मैं देखता हूँ पैसे वगैरह डालने के लिए अच्छे काम आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मेरे जो कुछ वॉच लिस्ट पे हैं वो इधर है मेरे, जैसे मेरे एक तो प्रीमियम वाले स्टॉक्स है अपने, LNT नहीं, सब तो हटा दिए हैं। अब ये मेरा वॉच लिस्ट है, सेम ही वॉच लिस्ट है। यहाँ पे मेरे छोटे पैकेट में क्या क्या है, D-Link, मार्क्सन फार्मा, नवा भारत वेंचर, DCX सिस्टम, ओरिएंट सीमेंट, NMDC स्टील, तीतागढ़ रेल, अमर राजा बैटरीज, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, GK वायर्स, ये सब में क्या है ना, जब जब मुझे कोई स्टॉक बताता है, बोलता है कि ये स्टॉक देखो, मुझे वो स्टॉक अच्छा लगता है, मैं उसको उठा के अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर लेता हूँ। बस ये सीन होता है मेरे साथ कि मुझे फिर एक बार भविष्य में दूसरा स्टॉक ना देखना पड़े, मुझे वो स्टॉक याद रहे तो करके मैं उसको ऐड कर देता हूँ।
सुमेक्स, सुबेक्स, रिको ऑटो, बहुत रिको ऑटो के बारे में नाम चल रहा था कुछ दिन पहले। तो ये धन प्लेटफॉर्म में न्यूज़ भी बताता है ये, हाँ जी इसका न्यूज़ ये चल रहा है बोल के। मैं मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है मुझे किसी का। हेलो। जी। तो ये अपना हो गया रिको ऑटो। तो आप पूछे थे न्यूज़ का, तो न्यूज़ यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैं आया और न्यूज़ सेक्शन पे आ गया, मार्केट पे आ गया, और यहाँ पे ये कॉर्पोरेट एक्शंस आपको दिख जाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जैसे गुजरात केमिकल डिस्टिलरी सेल, ये आपको दिख रहा है क्या, ईजीएम, एजीएम, कहीं एजीएम हो रहा है, डिविडेंड वगैरह, बोनस स्प्लिट, ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। फिर आपको न्यूज़ में भी मिल जाता है। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ क्या आने वाला है ये आपको दिख जाता है, धन में हो जाता है। महानगर गैस लिमिटेड, महानगर गैस, डालमिया भारत, रेल टेल, इक्वी, इक्वी कमेंट्री, सब कुछ मिल जाता है इधर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला कोई आईपीओ निकलने वाला तो ये भी निकल जाता है धन का, ये मतलब ठीक चीज़ है ये। अपकमिंग में क्या आने वाला है, लिस्टेड आईपीओ कौन सा है, माई आईपीओ बिट्स कौन सा है। जैसे मैंने नोवा एग्रीटेक में लगाया था, अलॉटेड नहीं हुआ, खत्म, नॉट अलॉटेड, चलो नहीं अलॉट हुआ। तो ये सब अपने स्टॉक्स वाले हैं तरीके। तो ये आप वॉच लिस्ट आपके सामने क्लियर। अब मैं जी, मम्मी को पूछ, हाँ बोले थे आप कुछ, नहीं नहीं, हो गया ना। हाँ तो ये भैया आए सारे, थे। ये वॉच लिस्ट आई थिंक सारे कुछ रिकॉर्ड हो गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में कि भाई ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था फ्यूचर्स के बारे में। अभी फ्यूचर्स होते हैं, ये तो अपना मेन एसेट हो गया, और उसके बाद जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी अपना चल रहा है जून चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त मतलब आने वाले 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो जाते हैं। ये तो क्लियर है आपको, पता है ना। सेम ऐसे ही ऑप्शंस पे भी होता है, बट ऑप्शंस पे क्या होता है, इसको हम लोग हेज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल में बताता हूँ मैं, एक ही आदमी है, इसका बेसिक समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये दो आदमी है अपने, ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। ये क्या बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, ये मान लो मोबाइल, एग्जांपल पे मोबाइल। अभी सब तो पता है स्टोरी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। तो मोबाइल में क्या होगा एक बार समझ लेते हैं। तो ये मोबाइल क्या है, जनरली इसका रेट 10,000 रुपये है ये। ठीक है, इसका रेट है 10,000 रुपये। अब हमें लग रहा है क्या कि आने वाले टाइम पे इसका रेट बढ़ जाएगा। तो मैं जाके अभी उसको बोलूँगा कि भाई मुझे ना ये मोबाइल ना 2 महीने बाद चाहिए, मुझे 10,000 में दोगे क्या। तो बोलेगा भाई अभी 10,000 में ना तो लो, 2 महीने बाद का 2 महीने बाद के रेट में देखेंगे, यही होगा ना। तो हमने उसको बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, 1,000 रुपये मैं अभी दूंगा गारंटी के तौर पे कि भाई मैं आके 2 महीने बाद फ़ोन रखूँगा, 1,000 रुपये का प्रीमियम रखो। अगर मैंने नहीं ला के आया तो ये पैसे आपके। 2 महीने बाद, मान लो 1 महीने का टाइम लेते हैं, 1 महीने बाद नहीं आया तो पैसे आपके। आ गया तो फिर ले लूँगा सेम रेट पे जो भी 10,000 का है। तो बोला ठीक है, क्योंकि उसको अब 1,000 का लालच मिल गया ना। तो जो हम उसको 1,000 रुपये दे रहे हैं वो क्या हो गया, अपना प्रीमियम। ठीक है, अब ये क्या किया, 1,000 रुपये, अब 10,000 का रेट चल रहा था, 10,000 रुपये अपना। ठीक है, अब हुआ 1 महीने बाद जो फ़ोन का रेट हो गया वो हो गया 13,000 रुपीज़। बट इसके साथ हमारा डील कितने पे हुआ था, 10,000 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको देंगे 10,000 रुपये, और सामने वाला व्यक्ति 13,000 रुपीज़ मार्केट से खरीदेगा और अपने को पैसा मोबाइल दे देगा। इतना क्लियर है ना। तो इसको लॉस कितना हुआ, 2,000 का, क्योंकि 1,000 तो प्रीमियम इसको मिल चुके थे, और यहाँ पे लॉस हो रहा है 3,000 का। तो मतलब 1,000 मिल गया, 3,000 का यहाँ लॉस हुआ, तो नेट लॉस कितना हुआ, 2,000 का। और अपने को प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 का। मतलब 10,000 का माल अपने को, मतलब 13,000 का माल अपने को 10 में मिल रहा है, मतलब 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बट अपन ने इसको 1,000 दे दिए हैं, तो अपने को लॉस, अपने को प्रॉफिट हुआ 2,000 का, इसको लॉस हुआ 2,000 का। सिंपल, क्लियर है आपको, बढ़िया। तो एज अ सेलर, सपोज एज अ सेलर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसा प्राइस चाहता हूँ कि वो जल्दी ना आए। ठीक है,
मतलब जब मैं सेल करना चाहूँगा तो मैं ऐसा सेल करना चाहूँगा ना कि जिसमें टाइम लिमिट जल्दी ख़त्म हो जाए और स्ट्राइक प्राइस वो ना आए, ठीक है। तो सेम चीज़ जब अपन ऑप्शन चेन डिस्कस करते हैं, एक मिनट में सारी कुछ को हटा देता हूँ, निफ्टी लगाता हूँ पहले। अभी चल रहा है निफ्टी का, देखिए अब मार्केट में जो जनरली होते हैं दो प्लेयर होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर ऑप्शन बाइंग करता है, जैसे कि मोबाइल का प्रीमियम बाइंग किया था। सेलर वो होता है जो कि प्रीमियम को सेल करता है, ठीक है। एक मिनट, अब सेलिंग करने में चाहिए होता है बड़ा पैसा, ठीक है, और बाइंग करने में होता है छोटा पैसा। तो बड़ा पैसा लगा रहा है तो उसको मिलते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि उसके पास टाइम लिमिट ये होता है कि अगर मान लीजिए वो 1 महीने तक वो पैसा नहीं बढ़ा तो उसको फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि वो मोबाइल का रेट था, 2 लोग थे ना अपने यहाँ पे, कहाँ गए, इधर कहीं 2 लोग थे अपने, मान लीजिए ये 2 लोग थे अपने, एक ये और एक ये। इसने 10,000 का फ़ोन था, 1,000 में इसने डील किया, ठीक है। अब हुआ ये कि इसने डील कर लिया बाकायदा। अब ये सेलर्स ने ठीक है 1,000 के साथ डील कर लिया। अब हुआ ये कि 1 महीना पार हो गया, मोबाइल का रेट जो बढ़ना था वो बढ़ने के बजाय क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया और घटिया रेट 9,000 रुपये हो गया। इससे हमने डील कितने में किया, 10,000 रुपये में, ठीक है। तो या तो हम लोग एक काम करेंगे, मोबाइल का रेट अभी मार्केट में चल रहा है 9,000 रुपये, हमने इससे डील किया 10,000 रुपये में। तो या तो हम लोग क्या करें कि हमने जो डील किया जाके इसे 10,000 में फ़ोन लें, तो अपने को लॉस कितना हो जाएगा, 1,000 दिए हैं वो 2,000 का लॉस हो जाएगा। कोई फ़ायदा है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, वो पैसा छोड़ देंगे, जाने दो, और जाके मार्केट से 9,000 में फ़ोन ले लेंगे। यही करेंगे ना हम। और एज अ सेलर को क्या फ़ायदा होगा, एज अ सेलर अगर ये मुझसे लेने आया, मतलब ये व्यक्ति लेने आया, तो 1,000 तो उसको मिल ही रहा है, और 1,000 रुपये महंगा मतलब सस्ते में लाके इसको 10,000 में बेच देंगे, तो 1,000 वहाँ से कमा लेगा वो। और नहीं लेने आया तो 1,000 रुपये तो इसको आने ही। तो सेलर का ये फ़ायदा होता है कि उसको पैसे आने ही होते हैं, अगर उस टाइम लिमिट तक नहीं आया तो यही होता है ना। तो यहाँ पे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग करते हैं तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कि ये हो गया 23,290 चल रहा है। अब यहाँ पे सपोज अब इसकी होती है एक्सपायरी, जैसे कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी ऐसे होती है। तो अभी हम लोग सपोज मंथली एक्सपायरी पे ही बात करते हैं जनरली, बाद में वीकली एक्सपायरी पे आ जाएंगे। तो जब भी जो सेलर है यदि वो पास का स्ट्राइक प्राइस सेल करता है तो क्या करता है, महंगे में सेल करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको रिस्क ज़्यादा होता है। तो सपोज हो गया 23,500, अब ये 290 से 500 जाना बड़ा आसान है, चला जाएगा इतना पास बड़े आराम से। तो सेलर यहाँ पे क्या करेगा, सेलर जो प्रीमियम बेचेगा यहाँ पे महंगे पे बेचेगा, भाई मैं यहाँ पास का है तो महंगे पे बेचेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और वही यदि उसको दूर का बेचना है, मान लीजिए 24,000 का बेचना है, तो वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, वो सस्ते में बेचेगा कंपैरेटिवली, पास वाले के मुकाबले दूर वाला प्रीमियम सस्ते में बेचेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि इतना मूव करना मुश्किल है, रिस्क यहाँ पे कम है, तो कम रिस्क है तो उसको सस्ते पे बेच रहा है वो, क्योंकि उसको बड़े आराम से वो पैसे मिल जाएंगे। उसको लगता है कि भाई वो टाइम पास हो जाएगा और उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। यही होता है जनरली। बढ़िया। तो अब मार्केट में होते हैं दो प्लेयर, बायर और सेलर। बायर यहाँ पे प्रीमियम बाई करता है, सेलर प्रीमियम सेल करता है, बस। अब यहाँ पे हम लोग उसके अलावा और देख लेते हैं कि सेलर के पास क्या बेनिफिट होता है, टाइम का बेनिफिट होता है, टाइम का, कि उसको टाइम के साथ बेनिफिट मिलते हैं। और बायर को क्या होता है, वही चीज़, उसका रिवर्स लॉस हो जाता है। बायर में ये होता है कि उसको टाइम की दिक्कत होती है, कि टाइम के साथ इसका लॉसेस होता है बायर का, ठीक है। आपको कॉल और पुट का तो मैटर क्लियर है, मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल लेते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट लेते हैं, इतना तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब ये तो एसेट हो गया, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपको चार्ट वगैरह भी क्लियर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने आता है, ठीक है। अब हम बाइंग कैसे करते हैं इसका अपने को देखना है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए और उसका प्रीमियम क्या बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें अपने को सीखनी और समझनी है। ये मेन बेसिक है ना, बाकी तो बेसिक तो आपको आता ही है। बढ़िया। क्योंकि मेन हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो चार्ट के हिसाब से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से करते हैं,
ऑप्शन चेन हम लोग देखते हैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कि वो मार्केट कहाँ जाने वाला है और सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ ऑप्शन चेन। तो मैं ओपन कर लिया, यहाँ पे आया और निफ्टी ओपन कर लिया। 1 मिनट देंगे, निफ्टी ओपन हो गया भाई। अब मैंने ओपन कर लिया निफ्टी। अब मुझे इसका ऑप्शन चेन देखना है, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे कर दिया ऑप्शन चेन ओपन। यहाँ पे मेरा ऑप्शन चेन ओपन हो गया, ये देखिए। तो जब मैं ऑप्शन चेन ओपन किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। ये तो एक्सपायरी दिख रहा है, मैं इसको मंथली एक्सपायरी कर लेता हूँ 27 जून। अब ये मंथ का एक्सपायरी हो गया, तो इसको करते हैं बड़ा और बड़ा। एक मिनट, पूरा ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। फुल ऑप्शन चेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सारी चीज़ों को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एक दे रहा है आपको ITM IV इंडिया विक्स, दूसरा दे रहा है IV चेंज, फिर देख रहा है डेट ऑफ एक्सपायरी, कितने दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, मार्केट लॉट 25 का और PCR 1 का है। अब PCR क्या होता है, पुट और कॉल का रेशियो होता है कि कितनी पोजीशन पुट में बनी है और कितनी पोजीशन कॉल में बनी है, वो दोनों का रेशियो यहाँ पे PCR रेशियो होता है, ठीक है। बढ़िया। अब जो भी हम लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं तो पहली चीज़ तो होती है अपनी स्ट्राइक प्राइस। ये जो चार्ट है, चार्ट, तो इसकी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हो रही है। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी क्या चल रहा है, 23,290 चल रहा है। तो 23,000 एक स्ट्राइक प्राइस है, 23,050 एक स्ट्राइक प्राइस है, 23,100 एक स्ट्राइक प्राइस है, 150, 200, 250, 300, ये सब स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ठीक है। ये सब स्ट्राइक प्राइस है। 50-50 पॉइंट दूर का ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। बढ़िया। तो हम लोग ये सब बाइंग करते हैं। अब जैसे कि आप हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। जो प्राइस चल रहा है अभी क्या है, 290 चल रहा है ना, तो इसके जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 300 का, 22,300 एकदम पास का है। तो हम लोग 22,300 को कौन सा स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। मतलब हमारा स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों सेम जगह पे है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ये क्लियर? बढ़िया। अब दूसरा होता है जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है, नॉर्मल मीडियम रेट का होता है, कितने का है, 358 का। अब यहाँ पे आपकी आती है IV, एक होता है LTP। LTP क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। C साइड मतलब ये अप साइड का है, P साइड मतलब ये डाउन साइड का है। एक मिनट इसको मूव कर ले तो बताऊँ कहाँ से मूव हो जाता है, ये कुछ मूवमेंट कहाँ से होती है नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ पे LTP चेंज मतलब दिन भर में कितना चेंज आया आपको ये दिखाता है। फिर आता है वॉल्यूम, मतलब वहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। कौन तो जनरली जो कि आपका राउंड लेवल वाला स्ट्राइक प्राइस होता है वहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा, मतलब वहाँ पे लोग खरीदेंगे और बेचेंगे ज़्यादा। जैसे कि 23,000, 23,500, मतलब जो राउंड लेवल होता है ना 500 और 1000 वाला, वहाँ पे खरीदी और बिक्री ज़्यादा होती है राउंड लेवल। जैसे हम देखेंगे 23,000 पे वॉल्यूम कितना है, 83 लाख है, और 22,050 पे वॉल्यूम कितना है, सिर्फ 2.16 लाख। और वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम ये बताता है कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, 23,000 पे एकदम भरपूर वॉल्यूम है। ये क्लियर है? अगला यहाँ पे क्या दिखा रहा है, OI। OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट की, किसके किसके पोजीशन वहाँ पे ओपन है, और OI चेंज परसेंटेज बता रहा है कि मतलब कितने लोग वहाँ पे ऐड हो रहे हैं या डिक्लाइन हो रहे हैं, ये OI का परसेंटेज है। अगला यहाँ पे कुछ, जब भी अपन ऑप्शन प्रीमियम को डिसाइड करते हैं बनाने के लिए, तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मली ट्रेड करने जाएं तो अपने को उतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, बट अगर हम इसको जान लेते हैं ना तो हमारी ट्रेडिंग नहीं तो 10% ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और 10% बहुत होता है समझने के लिए चीज़ों को, थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ट्रेड करते हैं। बाकी कोई लेम पर्सन भी आएगा, मतलब जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो भी देखेगा ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लेगा, नीचे जाएगा तो पुट खरीदेगा, तो भी उसके पैसे बन जाएंगे। बट हम यदि इसको चीज़ों को पढ़ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी और बन जाती है। ठीक है, बढ़िया। तो अब ये आपको स्ट्राइक प्राइस तो क्लियर। अब जैसे ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, इसके प्रीमियम क्या चल रहे हैं, 358 का 358 दिख रहा है आपको।
तो मतलब एट द मनी जैसे ये हो गया 500 वाला 300 का, ये आपका हो गया एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब हमें ऊपर जा रहा, अभी अपन कॉल साइड का बात करते हैं, उसका जस्ट उल्टा जो होगा वो पुट साइड का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस 300 का आ रहा, क्योंकि ये पास का है। यही यदि वो बोल थोड़ा दूर वाला देखेंगे, 23,500 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि सेलर सोचेगा कि भाई जो यहाँ पे आना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी आ चुका है, बट यहाँ पे अभी जाने के लिए इसको 250 पॉइंट लगेंगे, तो वहाँ तक मूवमेंट आएगी, तब जाके मुझे लॉस होगा। तो वो कंपैरेटिवली उसके मुकाबले दूर का प्रीमियम थोड़ा सस्ता रहेगा। तो आप 500 का देखेंगे तो कितने का ये करंट वाला 358 का चल रहा है, 500 का क्या चलेगा 257, कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा है, मतलब सेलर को कम घाटा है ना, वहाँ पे कम रिस्क है। वैसे ही थोड़ा और दूर का रखते हैं अपन, हम लोग रखते हैं 24,000 का, तो उसे पता है कि भाई सेलर को यहाँ से मार्केट को 3% मतलब 700 पॉइंट मूव करना मुश्किल है, मंथ तक नहीं आ पाएगा, तो वो 24,000 का प्रीमियम बड़े और सस्ते में देगा, सिर्फ 92 रुपीज़ में, और उसको आराम से सेल कर देगा, और आराम से वो धीरे धीरे टाइम खत्म हो जाएगा, और उसके 92 रुपीज़ पूरे उसके हो जाएंगे। तो जो भी सेलर्स वगैरह होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, जो सेफ खेलना चाहते हैं, वो एक मार्केट अच्छा बड़ा मूव करता है, जब मार्केट अच्छा बड़ा मूव कर जाता है तो जनरली मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर ये होता है कि मार्केट अच्छा खासा मूव किया, फिर आराम करता है, फिर मूव किया, फिर आराम करता है। तो जैसे ही एक अच्छी खासी बड़ी वाली मूवमेंट आती है, और जब मार्केट आराम करना स्टार्ट करता है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं ऐसे दूर का, ठीक है, और दूर का ऑप्शन सेलिंग करके बड़े आराम से उसके 90 रुपये 92 रुपये 100 रुपये वाले प्रीमियम खा जाते हैं। मतलब जैसे कि 100 रुपये का प्रीमियम है, उन्होंने 1000 क्वांटिटी सेल कर दी, तो आराम से 1 लाख रुपये बन गया उनका काम, बिना रिस्क के, क्योंकि टाइम खत्म होता है और प्रीमियम देखते हैं, प्रीमियम तो टाइम के साथ डीके होता ही है ना, और आराम से उनको मिल गया 1000 रुपये 1 लाख रुपये। तो ये तरीका होता है 1000 क्वांटिटी सेल मार करने का। तो ऐसा ऑप्शन सेलर करता है। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को ऐसा प्रीमियम चाहिए, ऐसा स्ट्राइक प्राइस चाहिए कि वो जल्दी आ जाए प्राइस, क्योंकि देखिए जो सेलर का लॉस होगा वही बायर का प्रॉफिट होगा, यही अपन ने देखा अभी, और जो बायर का लॉस होगा वही सेलर का प्रॉफिट होगा। तो बायर को सेलर के अगेंस्ट सोचना चाहिए। तो बायर क्या सोचता है, बायर ऐसा स्ट्राइक प्राइस चाहता है कि वहाँ पे फास्ट मूवमेंट करके प्राइस आ जाए, बस ये बायर सोचता है। और सेलर ऐसा प्राइस चाहता है कि मार्केट आराम से धीरे धीरे करके आए कि उसको प्रॉफिट हो, और बायर चाहता है कि मार्केट फास्ट जाए तो उसको प्रॉफिट हो, सिंपल। तो अब ऑप्शन के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने पहले देखते हैं LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये तो आपको क्लियर हो गया, और स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया एट द मनी का, जो दूर का स्ट्राइक प्राइस हो गया, जो एट द मनी से दूर का स्ट्राइक प्राइस है, उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। मतलब वो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस, जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, उससे वो दूर का स्ट्राइक प्राइस है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। क्लियर हो गया आपको ये? हाँ, बढ़िया, ये तो ठीक है, बताइए। हाँ। अब बात करते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो अब जैसे कि ये स्पॉट प्राइस चल रहा है, उसके अंदर के प्राइस को, मतलब स्पॉट प्राइस वहाँ तक पहुँच चुका है उस स्ट्राइक प्राइस पे, उसको बोलते हैं पर इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि यहाँ पे 23,000 ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, 23,100 ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। ये जो अंदर वाले स्ट्राइक प्राइस हैं, जो क्या बोलते हैं अपन, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया हमारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि ये हमारे हो गए 23,000, 23,200, 23,100, 23,000, ये सब के हमारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो जो इन द मनी वाले हैं, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं अपने स्ट्राइक प्राइस पे, तो उसको यहाँ पे प्राइस को महंगा रखा गया है, क्योंकि सेलर को ज़्यादा लॉस है ना, उनको तो पता ही कि मुझे यहाँ पे लॉस होना ही है, तो लॉस को पहले ही जोड़ के प्रीमियम को बढ़ा के देता है वो, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रीमियम, इस तरह से सेलर अपना प्रीमियम डिसाइड करता है। तो एक तो टाइम देखता है, और टाइम के साथ साथ वो अपना रिस्क देखता है, ठीक है। और रिस्क के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, OI, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आता है LTP चेंज। मतलब ये तो हो गया आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये होता है LTP चेंज, मतलब कि कल के मुकाबले आज प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, ये आपको LTP चेंज में दिखता है। तो अगर हम 23,000 की बात करेंगे, तो यहाँ पे कितने परसेंट की चेंजेस आई है, 119, मतलब 120% के करीब करीब चेंजेस आई है। मतलब हम वहाँ पे 100 रुपये लगाते तो आज हो जाता 220 रुपये हो जाता। कितने प्रीमियम में ग्रोथ हुआ है अगर देखा जाए तो 23,300 वाले प्रीमियम में 195 रुपीज़ का प्रीमियम में ग्रोथ हुआ है।
मतलब जो 358 रुपीज़ का प्रीमियम है वो 195 रुपीज़ कम था, मतलब करीब करीब 120-130 रुपये के, रुकिए एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, 200 है ना, 150 रुपये के करीब करीब था वो प्रीमियम। तो 150 का प्रीमियम कितना हो गया, करीब करीब 358 हो गया प्रीमियम। तो ये अपने को दिख रहा है एलटीपी चेंज में सेम जो डाउन साइड का है, ये डाउन भी हो गया है, कितना 42% से डाउन हो गया, तो ये इधर डाउन साइड का प्रीमियम 230 रुपये डाउन हुआ है। ठीक है, अब अगला जाता है आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। देख रहे हैं आप अगला चीज आईवी। अब ये आईवी क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को। अब ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, जब भी कोई अनसर्टेन इवेंट होने वाली होती है, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, मतलब मार्केट फियर, अनसर्टेनिटी इवेंट। जब चीजें अनसर्टेन होने लग जाए तो बायर सेलर एकदम स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाते हैं, माल खाली वगैरह करने लग जाते हैं, तो वहां पे आपका जो आईवी है वो बढ़ते जाता है। जैसे इलेक्शन के टाइम पे जो आईवी है अपना, इसको इंडिया विक्स बोलते हैं, ये कितना चला गया था, 31.75 चला गया था ये आईवी। और जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया 16 पे आ गया ये। जनरली कितने के बीच में रहता है, जनरली ये रहता है 13 से लेके 16 के बीच में होता है, इसी रेंज पे रहता है जनरली प्राइस। और मतलब मोस्ट ऑफ टाइम 13 से 16 इस प्राइस पे चलता है ज़्यादातर केस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईवी। तो इसी आईवी के बेसिस पे आपका ये वाला आईवी डिसाइड होता है। अब ये मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, क्लियर ये वाला। अगली जैसे कि अब करंट एक्सपायरी की बात करते हैं, तो करंट एक्सपायरी में आईवी क्या होगा, करंट वाली एक्सपायरी जो है उसकी आईवी लगभग सेम है, कितनी दिखा रही है 17, और आपका ये मार्केट वाला कितना है 16.82। ठीक है, तो ये करंट एक्सपायरी में तो सही है आईवी, बट अगर आप मंथली एक्सपायरी पे जाओ तो वहाँ पे वो कैलकुलेट करके उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 14 के करीब करीब कर दिया गया, 14 के करीब करीब। अगला होता है आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक क्वांटिटी बाय की, सामने वाले ने एक क्वांटिटी सेल की, तो टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए, 2, तो वॉल्यूम कितना हो गया अपना 2। ये क्लियर है आपको। एक ही होना चाहिए ना, मतलब अपन स्टॉक तो एक ही बेचे ना, वो जी जी, माल तो एक ही बेचे ना। हाँ मतलब 2 ट्रांजैक्शन, मतलब यस, हाँ वही एक ही ट्रांजैक्शन, 2 मंथ्स को एक ही वॉल्यूम बोल सकते हैं। मतलब अपन सपोज हमने एक बाय किया और एक सेल कर दिया, तो टोटल अपने कितना ट्रांजैक्शन किया, 2 ट्रांजैक्शन किया, तो वॉल्यूम अपना हो गया 2। ये कहना मतलब, मैं उल्टा बोल दिया था, अभी ऐसा है। ये कहना का मतलब जैसे कि हमने सुबह बाय किया कोई क्वांटिटी, ठीक है, और शाम को उसको सेल कर दिया, तो हमने कितने ट्रांजैक्शन किए, 2 ट्रांजैक्शन किए, तो हमारा वॉल्यूम कितना हुआ 2। तो वही देख के हमारा वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर। अगला इधर इधर लोगों को डाउट होता है वेगा, गामा, थीटा, ओवाई और ओवाई चेंज। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे निफ्टी जो है, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई अपसाइड की। अब मुझे क्या लग रहा है, मार्केट चल रहा है 23,290, मुझे लग रहा है ना कि बहुत आसानी से ये जो मार्केट है ये 23,500 चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक पोजीशन यहाँ पे ऐड कर ली, मतलब मैंने एक पोजीशन, मुझे ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे क्या आया, इंटरेस्ट आया, तो मैंने उसको बाय कर लिया, तो +1। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, मेरा ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाएगा, 1, मतलब मेरा पोजीशन उसमें ओपन है ना, तो मेरा ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाएगा, 1। तो अब मार्केट में होते हैं बायर और सेलर, बहुत सारे होते हैं, तो सेलर्स भी ऐसे वहाँ पे सेल करके रखते हैं, बायर भी वहाँ पे बाय करके रखते हैं, बट जनरली जो बड़ा पैसा होता है सेलर्स के पास होता है, तो सेलर वहाँ पे ज़्यादा ठोकते हैं माल को। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया 23,500 पे, एक 1, तो ये ओपन, मैंने इंटरेस्ट ओपन कर दिया, मतलब अपने वहाँ पे पोजीशन बना दिया। तो ऑप्शन चेन पे 23,500 पे ओपन इंटरेस्ट में एक क्वांटिटी दिखेगी, ठीक है, एक दिखेगा। फिर मैंने को क्या किया, शाम को मैं आया और फिर मैंने वो पोजीशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब पोजीशन क्लोज कर दिया, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब मैंने ओपन किया था पोजीशन, तो पोजीशन 1 दिखाया था, क्लोज कर दिया तो पोजीशन माइनस हो गया, तो क्या हुआ, अब ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाएगा वहां पे, 0। ठीक है, तो मतलब ये
ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद दिखाएगा। जैसा मैंने ऑर्डर डाल दिया, जी ये सब प्रीमियम चल रहा है, 257 चल रहा है, जी। मैंने 200 पे डाल दिया, नहीं, तो ऑर्डर पे नहीं कभी दिखेगा, ऑर्डर पे नहीं दिखेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद दिखेगा कि आपका पोजीशन ओपन हो चुका है। अच्छा, जी ट्रेड होने के बाद दिखेगा, वो हाँ एग्जीक्यूट होने के दिखेगा। जी। ठीक है, ये हम्म, हम्म, ओपन इंटरेस्ट का सेम टू सेम। जब सेलर्स आते हैं उनको लगता है कि अच्छा मार्केट तो 24,000 पे जा ही नहीं पाएगा, तो उन लोग क्या आते हैं, 24,000 पे जा ही नहीं पाएगा करके वो 24,000 पे आए और दबा के माल यहाँ पे सेल कर दिए। उन्होंने मारा यहाँ पे 10 लॉट सेल सेल कर दिया उन्होंने, तो सेल किए तो पहले माइनस, हम्म, सेल मार दिया पोजीशन, उन्होंने पोजीशन को मार दिया सेलिंग। हम्म, ठीक है, बढ़िया। हम्म, एक मिनट, उन्होंने अपना पोजीशन मार दिया सेल। अब 10 लॉट सेल मार दिया तो उनके पोजीशन ओपन हो गए। ठीक है, हम्म, तो उनको 24,000 पे क्या दिखाएगा, पोजीशन ओपन दिखाएगा। ऐसे ही कुछ बायर्स थे, उनको दिखाई गया 24,000 अच्छा लग रहा है, मार्केट का इलेक्शन का टाइम है, बड़े आराम से 1000 पॉइंट रैली कर जाएगा, सस्ता प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम है, सिर्फ 92 रुपीज़ का प्रीमियम है। यदि चल गया तो पैसे 4-5 गुना हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन्होंने आया और उन्होंने भी आके यहाँ पे 5 लॉट का पोजीशन बना लिया। ठीक है, अब बताइए 10 लोग के पोजीशन भी ओपन और ये 5 लोग के भी पोजीशन ओपन, सेलर की भी पोजीशन ओपन है, बायर की भी पोजीशन ओपन है, तो टोटल ओपन पोजीशन कितने हैं, 15। तो अब ओपन इंटरेस्ट कितना दिखाएगा यहाँ पे, 15। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना दिखाएगा, 15। 5 दिखाना चाहिए ना, मतलब 10 दिखाना चाहिए ना। नहीं नहीं, 15 दिखाएगा। कितने लोगों का पोजीशन ओपन है ये दिखाता है। मतलब एक बार आप उधर आइए जी आ गया बाजू में। मैं, बताइए। अभी जैसा लोग 10 से पहले कोई शॉर्ट करा, हाँ तो 10 पे खरीदा खरीदा होगा ना, तभी तो शॉर्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा। जी, तो अभी जैसे कि अब इनके जैसे पोजीशन ओपन है, ठीक है, यहाँ पे हाँ ओपन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन पोजीशन किसके कितने कितने हाँ हाँ। इंटरेस्ट है। तो जो तो सेलर्स हैं, हाँ बताइए। वही, किसी के पास 10 पोजीशन ओपन भी होगा ना, मतलब जो बाई करके रखा, कि 10 पोजीशन ओपन भी होंगे ना उसके। जी हाँ, तो उसके तो जैसे सपोज कोई सेलर है, उसने अपने 10 हम्म, पोजीशन सेल कर दिए, उसका पोजीशन ओपन हो गया। कोई हम्म, बायर है, बायर ने अपना पोजीशन ओपन कर लिया। अभी सबके पोजीशन ओपन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए ओपन में दिखा रहा है। क्लोज कब होगा, जब इन लोग अपने पोजीशन को काटेंगे, तब जाके आपका ओपन इंटरेस्ट कम होगा। इनके बेसिस पे देखेंगे अपन, टोटल ऐसे नेट नहीं करते हैं, इसका 10 माइनस इसका 5 प्लस ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। हम्म। ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, कर लीजिए, आप बात कर लो। हाँ बोलिए। जी तो वही, मतलब मेरे हिसाब से अब जैसा जो पहले कोई शॉर्ट करके, मैं तो यही समझता हूँ, जी जो कोई शॉर्ट करके रखा है वो बाई करके भी रखा होगा। तो मेरे को वही बहुत से लोग वही बोले, जो ओपन इंटरेस्ट दिखाता है, मतलब टोटल उतने पोजीशन सभी ओपन है, हाँ, टोटल पोजीशन शॉर्ट ओपन है। वाले, जी शॉर्ट वाले। जी, तो वहाँ पे देखिए दोनों पोजीशन ओपन होते हैं, मैं बता रहा हूँ, पोजीशन दोनों होते हैं, बायर के भी और सेलर के भी। ठीक है, हम्म, बट समझाने के लिए लोगों को कि भाई ये मान लो कि ये जो पोजीशन ओपन है ये टोटल किसके पोजीशन है, सेलर के पोजीशन है, ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों पोजीशन है, बायर प्लस सेलर्स, दोनों पोजीशन ओपन है यहाँ पे। ठीक है, बट जो बड़ा पैसा लगाता है वो जनरली सेलर्स लगाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पोजीशन है वो सेलर्स ने बनाई हुई है। बट इसमें दोनों पोजीशन आते हैं, बायर प्लस सेलर्स दोनों, क्योंकि दोनों की पोजीशन ओपन है वहाँ पे। तो अपन अपन ये देखिए क्या क्या डिसीजन क्या ले फिर। समझा नहीं, मतलब ये डिसीजन ऐसा। हम्म, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी यहाँ पे टोटल पोजीशन कितने होंगे, 15, तो ऊपर इंटरेस्ट हम्म, दिखाएगा 15। अब हम्म, जब प्राइस ऊपर जाने लगे, तो इनको ने क्या किया, इन लोगों ने अपना पोजीशन कट कर लिया। ठीक है, हम्म, तो इन्होंने मान लीजिए अपना पोजीशन कट कर लिया, और कितना कट कर लिया इन्होंने, मान लीजिए 8 पोजीशन कट कर लिया। तो अब कट करने के लिए क्या करेंगे, जो सेल किए उसको बाइंग करेंगे। तो इनका पोजीशन अब कितना बचा, 2 बचा। 10 सेल किए थे, 8 बाय कर लिया, अब कितना ओपन है, 2 ओपन है। हम्म, और इनका ओपन कितना है, 5।
तो अब नेट टू नेट कितना ओपन दिखाएगा, 7 पोजीशन ओपन दिखाएगा, बस यही तरीका होता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट आपको ओपन पोजीशन बताते हैं कि बायर और सेलर के कितने ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन में बायर और सेलर्स दोनों के पोजीशन बताए जाते हैं, बट जनरली हम एज अ मान के चलते हैं कि ये जो बड़ा पैसा है वो सेलर्स होते हैं, और जनरली वही यहाँ पे पोजीशन बना के रखते हैं, दूर दूर का प्रीमियम वही खाने के लिए रखते हैं। क्योंकि देखो अगर अपन देखा जाए तो कोई एज अ बायर 24,500 का प्रीमियम तो नहीं सेल करके रखेगा, बाइंग करके रखेगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलर्स यहाँ पे आए हुए पड़े हुए हैं 24,500 पे, देख रहे हैं आप, पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मेरे को 40 रुपये मिल जाएगा बड़े आराम से, रिस्क के बिना रिस्क के। और यदि 1000 क्वांटिटी बेच दी है 40 रुपये के हिसाब से, पैसा है उनके पास, तो उनको 40,000 रुपये बन जाएंगे इनके आराम से महीने भर में। और 24,500 को मार्केट नहीं जाएगा और उनके पैसे भी बन जाएंगे। तो ये समझ के उन लोग आईवी वगैरह को मैच वगैरह करके उन लोग अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल के उसको सेल कर देते हैं, अपना एवरेज वगैरह निकाल के। तो अपन इससे अपन को क्या बेनिफिट होगा, मतलब जैसा 24,500 पे बहुत सारे सेल पोजीशन बना के बैठे हैं जी, तो मतलब उनको लग रहा है मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा? वही बताता हूँ मैं, वही बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट देंगे, वही बताने वाला हूँ मैं। अब हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो भी पोजीशन बनाया किसने बनाया है, सेलर्स ने बनाया हुआ, ठीक है। मतलब पोजीशन तो दोनों ही होते हैं, बट जो ज़्यादातर पोजीशन होते हैं बड़े पोजीशन वो सेलर्स के होते हैं, ठीक है। सेलर्स के होते हैं, वो अपने प्रीमियम खाने के लिए करते हैं और अपना एडजस्टमेंट करके रखते हैं। बायर्स ही होते हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। सपोज मैं अगर 1 करोड़ का ऑप्शन बाइंग करूंगा, वहाँ पे 20% भी कम ज़्यादा हो गया तो मेरे को 20 लाख रुपए का लॉस दिखाएगा, तो मुझे उतना मेंटेन करने में मेंटली बड़ा दिक्कत जाएगा ना। बट जो सेलर्स है वो सेलिंग करके रखा है, तो वहाँ पे उसका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा अलाउ करता है। क्योंकि देखेंगे अगर मैं सेल करने जाऊँ, मैं इसके प्रीमियम को सेल करने जाऊँ, देखिए अगर मैं ये प्रीमियम को बाइंग करने जाऊँ 23,500 पे, तो बाइंग करूँगा तो कितने रुपए लगेंगे, नहीं दिखा रहा, 116 के हिसाब से बाइंग होगा। मतलब बाइंग करने के लिए और उसको सेल करने जाऊंगा तो कुछ अलग पैसे पड़ेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि देखा है मैंने, मतलब उसको कम बास्केट ऑर्डर बना के कम भी कर सकते हो जी, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, सेलिंग में जाऊंगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है ना इसके बारे में। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, अब सेलिंग में भी बास्केट बना के हाँ अब करोगे तो कम लगेंगे, जी, आधे लग जाएंगे। वह तो है, बट कंपैरेटिवली ऑप्शन बाइंग से तो ज़्यादा लगता है। हाँ हाँ जी, ये मैं कहना चाह रहा था। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा लग रहा था, तो हम लोग बताए थे कि इसका क्या कारण है, ये कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग मानते हैं कि जो ऑप्शन ओआई है जनरली सेलर्स के पोजीशन है, ये हम लोग मान के चलते हैं समझने के लिए। बट यहाँ पे पोजीशन दोनों बनाते हैं, बट ज़्यादातर पोजीशन सेलर्स बनाते हैं। तो अब हो ये रहा है कि ये मार्केट है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेलर्स, अब मार्केट में 2 प्लेयर होते हैं, बायर और सेलर, डिमांड सप्लाई का टोटल गेम। तो अगर ये मान लीजिए टॉप से 23,000 24,000 पे ये वाले एरिया पे खूब सारे सेलर्स पड़े हुए हैं, उन लोग ये माल बेच के रखे हुए हैं यहाँ के, ठीक है, प्रीमियम खाने के लिए दबा दबा के बेच के रखे हुए हैं, ऐसा करें, खूब सारे सेलर्स बेच के रखे हुए हैं। और बायर जो हैं वो कम है, बायर जो हैं यहाँ से कम है, मतलब बायर्स में सिर्फ 2-3 लोग ही हैं। 1 मिनट, बायर्स में मान लेते हैं हम 2 हो गए या 3 हो गए, सेलर्स में करता हूँ ज़्यादा। तो देखा जाए तो जब प्राइस ऊपर जा पाएगा, क्या बायर और सेलर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब भी प्राइस ऊपर जाने को ट्राई करेगा, सेलर्स ज़्यादा होंगे, बायर कम होंगे, तो क्या होगा, प्राइस वहाँ से गिर जाएगा। यही होता है ना। तो अगर ओपन इंटरेस्ट इस पोजीशन पर ज़्यादा है, ठीक है, इस पोजीशन पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स वहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो जब भी प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा मिलेगी, डिमांड कम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जब जब जाएगा वहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगा और वहाँ से सेलिंग आ जाएगी। तो ओपन इंटरेस्ट को हम लोग एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे सेलर्स ने ज़्यादा पोजीशन बनाई है, जब भी वहाँ पे जाएगा प्राइस तो चांसेस है कि वहाँ से रिजेक्शन ले ले, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट में इधर ये आपके कॉल सेलर हो गए और ये आपके हो गए पुट सेलर, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं
वो कॉल और पुट दोनों बेचते हैं, उन लोग सेल करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो पुट सेलर्स हैं वो जनरली ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ OI देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट। मैं ये अब स्टॉक ओपन कर लेता हूँ और अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, वन टू थ्री 8 6 7। ठीक है, मैंने आपके सामने ओपन कर लिया अब स्टॉक। अब यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ निफ्टी का चार्ट और ये लगाता हूँ मंथली एक्सपायरी, और ये देखिए अब मैं देखा 23,500 पे ऑप्शन चेन पे कितने ओपन इंटरेस्ट है, 25 लाख, ठीक है 25 लाख है। OI में OI इन लैक्स दिखा रहा है, OI इन लैक्स कितने 25.73। पुट साइड में OI कितने हैं 10.07, 10.10 है। तो पुट में ओपन इंटरेस्ट कम है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये दिख रहा है आपको। अब जहाँ पे प्राइस चल रहा है वहाँ पे क्या सीन है, तो वहाँ पे जहाँ पे जब ये 23,300 के करीब चल रही है, तो यहाँ पे देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ये है 9 लाख का और पुट साइड में 6 लाख का, ठीक है। अब 23,000 पे देखते हैं, 23,000 पे ओपन इंटरेस्ट कॉल का है 36 लाख, पुट साइड का है 36 लाख। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं, तो ओवरऑल क्या दिखा रहा है, एक मिनट पास वाला स्ट्राइक प्राइस लगाते हैं, वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। अब यहाँ पे अपने को क्लियर हो रहा है, ये है आपका वीकली एक्सपायरी। तो इस वीक में क्या दिखा रहा है, अगर हम लोग 23,300 का देखते हैं स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इसका दिख रहा है आपका 22.96 लाख और पुट साइड का दिख रहा है 11.91 लाख। 23,000 का देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पुट में 58 लाख और कॉल में 37 लाख। तो जो 23,000 पे पुट साइड पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और कॉल पे कम ओपन इंटरेस्ट है, ये देख रहे हैं आप। तो पुट में क्या है 58 और यहाँ पे 37, ऑलमोस्ट 1.5 गुना। मतलब तो इस केस में जो कि 23,000 का स्ट्राइक प्राइस है इधर कहीं का, जो कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट सेलर बहुत ज़्यादा है। मतलब सेलर्स क्या चाहते हैं कि प्राइस इसके नीचे ना जाए। पुट सेल कर रहे हैं ना, पुट सेल क्यों करते हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो ये सेल कर रहे हैं, पुट बाय नहीं कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि मार्केट नीचे जाता है ना, हाँ कॉल के साथ जाता है ना, हाँ। तो ये पुट सेल कर रहे हैं, मतलब ये नीचे से फोर्स लगा रहे हैं अपसाइड के लिए। पुट ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। एक बार आ पाएंगे अब स्टॉक्स में, आ गया मैं। कॉल पे 37 लाख, पुट पे 58 लाख, मतलब पुट साइड से ज़्यादा लोग सेलिंग मार रहे हैं और कॉल पे उसके मुकाबले कम लोग हैं। तो चांसेस क्या है कि यहाँ से जब जब प्राइस जाएगा नीचे, वहाँ से बाउंस आएगा, जब जब जाएगा बाउंस आएगा, जब जब जाएगा बाउंस आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। पुट सेलर्स बोल रहा हूँ, हाँ पुट सेलर बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइस नीचे नहीं जाने देंगे उन लोग, ठीक है। क्योंकि जब जब जाएगा वहाँ से, अब वहाँ पे लोग सेल क्यों कर रहे हैं, सेलर्स वही प्रीमियम सेल करना चाहते हैं ना, कि जहाँ पे जल्दी प्राइस ना जाए, उनको आराम से पैसे बन जाएं, यही चाहते हैं सेलर्स का माइंड सेट, तो यही होता है। ये क्लियर हो रहा है। तो सेलर्स यहाँ पे दबा के पुट सेल करके रखे हुए हैं। क्यों सेल करके रखे हैं, उनको पता है कि मार्केट 23,000 के नीचे नहीं आएगा, मार्केट को ऊपर जाने का ट्रेंड है, ट्रेंड अप साइड में है, आराम से सेल करेंगे 23,000 का पुट। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और कितने दिन बचे हुए हैं यहाँ पे, अगर करंट एक्सपायरी की बात की जाए तो 13 जून को है, अभी चल रहा है 8 दिन, मतलब 5 दिन बाद जो उनके 58 रुपीज़ हैं सारे उनके हो जाएंगे। 96 रुपीज़ उनके सारे उनके हो जाएंगे। तो कोई मार देगा 1000 क्वांटिटी सेल, 96,000 आ गया उनका काम। तो उन लोग यहाँ पे सेल करके रखेंगे, उनको ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब 23,500 देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कॉल सेलर हैं ओपन इंटरेस्ट ये 9 लाख है और पुट साइड का 5 लाख है, ठीक है। तो कॉल साइड पे 24,000 पे कॉल वाले थोड़ा ज़्यादा हैं और पुट वाले मुकाबले उसके थोड़ा कम है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा है। मतलब देखा जाए तो पुट वाले कंपेरेटिवली ओवरऑल देखा जाए तो पुट वाले ज़्यादा हैं, कॉल वाले कम हैं। देखा जाए तो ओवरऑल क्या दिखा रहा है आपको, ओवरऑल ये दिखा रहा है कि अगर अपन 23,000 पे देखते हैं तो यहाँ पे पुट वाले 58 लाख, कॉल वाले 37 लाख। करंट स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे तो 7.98 लाख और 6.82 लाख। मतलब यहाँ पे थोड़े से कॉल वाले ज़्यादा हैं 23,300 पे, ठीक है। और 23,500 पे कॉल वाले कितने हैं, 41 लाख, और यहाँ पे 5.77 लाख। मतलब कॉल वाले 23,500 पे बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर साइड सेलर्स ज़्यादा है, नीचे साइड बायर ज़्यादा है। तो ट्राई क्या कर रहे हैं कि प्राइस को रेंज पे रखा जाए। मतलब अगर ये 23,000 पे आता है तो यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट प्राइस बनाएगा तो चांसेस है कि यहाँ से बाउंस आए और यहाँ पे बाइंग आ जाए, और ऊपर जाए तो वहाँ से क्या हो जाए, सेलिंग आ जाए। तो ये इनका रेंज है, 23,000 पे बाइंग करेंगे, 23,500 पे सेलिंग करेंगे। ये सीन होता है इनका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये वाला आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो कुल मिला के जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है वो एज अ रिजेक्शन की तरफ फील करेगा। मतलब वहाँ पे सप्लाई जोन है एक टाइप का। क्लियर? ये डाउट है थोड़ा बहुत तो बताइए फिर आप। नहीं तो मतलब ये कभी ब्रेक ही नहीं करेगा, मतलब वो लोग ब्रेक करने ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करेगा, बिल्कुल करेगा। अब जैसे उन्होंने 23,500 पे सेल करके रखे हुए हैं, ये 23,500 पे सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स। थोड़ा डबल 2x पे कर देता हूँ। ये अभी सेलर्स बैठे हुए, इन्होंने अपना पोजीशन सेल करके बैठा हुआ है पैसे कमाने के चक्कर में, कि इनको पैसे मिले। 90-100 रुपए पे प्रीमियम सेल करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि बायर यहाँ पे ज़्यादा आ गए और बायर दबा के बाइंग करने लगे, शेयर्स में बाइंग आने लगी, मार्केट पॉजिटिव। और जब मार्केट पॉजिटिव होने लग गया तो क्या हुआ, ये बढ़ने लग गया, आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ने लग गया, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस बढ़ने लग गया तो प्रीमियम से बढ़ने लग गया। अभी इन्होंने 100 रुपये पे प्रीमियम सेल किए थे, देखा जाए तो 23,500 पे कितने पे सेल मारे थे उन्होंने, सेल मारा था 118 रुपये पे, ठीक है। अब ये स्ट्राइक प्राइस बढ़ने लग गया तो 118 हो गया, 120, 130, 140। तो अब इन्होंने सेल किया 118 पे और अब प्राइस चल रहा है ऊपर। तो मान लीजिए अब मैंने जब कम पे सेल मारेंगे और प्राइस उससे ज़्यादा चलने लगेगा तो हमें क्या दिखाएगा, लॉस। तो लॉस दिखाएगा तो इन लोग क्या करेंगे, जो इन्होंने सेल किया है तो उन लोग अपने पोजीशन को कट करने के लिए क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो उन लोग उस प्रीमियम को बाइंग करेंगे। तो जो सेलर्स हैं वो तो प्रीमियम अपना बाइंग कर रहे हैं काटने के लिए, और जो नॉर्मल बायर हैं वो भी बाइंग कर रहे हैं काटने के लिए। तो उससे क्या होगा, बायर ज़्यादा हो गए ना, डबल बायर हो गए। तो उस केस में क्या होगा, सारे के सारे सेलर्स अपना शॉर्ट जो किए हैं, जो उन्होंने शॉर्ट करके रखा है, वो शॉर्ट को कवर करना स्टार्ट करते हैं और उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। डबल तेजी से बाइंग आती है और मार्केट ऐसे शूट करता है, ऐसे शूट कर जाता है ऊपर की ओर। तो शॉर्ट कवरिंग आपको क्लियर, बायर सेलर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर आपको? बढ़िया, यही सीन होता है। तो शॉर्ट कर देंगे अपना सारा पोजीशन, उन्होंने कट मारेंगे और शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी और मार्केट भाग जाएगा ऊपर, मार्केट फिर चला जाएगा ऊपर मस्त आराम से, ठीक है। ये बढ़िया। तो ये होता है आपका शॉर्ट कवरिंग। तो जो उन्होंने सेलिंग मार रहे हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट करना। अब प्राइस जब ऊपर जाएगा तो अपने पोजीशन को काटेंगे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। मतलब जब हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे तो हम लोग शॉर्ट करते हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए, और जब मार्केट ऊपर जाने लग जाता है तो सेलर्स अपने पोजीशन को काट लेते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो मतलब प्राइस ऊपर चला जाता है, ये सेलर और बायर पे डिपेंड नहीं करता। जो कि पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, ये 22 लाख दिखा रहा है, ये 7 लाख दिखा रहा है, या फिर यहाँ पे इतना तगड़ा सपोर्ट दिखा रहा है 58 लाख। एक बार मार्केट गिरेगा ना, सब तुरंत गायब हो जाएंगे, सब अपना बेच बाच के गायब। मतलब यहाँ पे जो लोग इन्हें पुट सेल करके हैं प्रीमियम कमाने के लिए, अगर मार्केट नीचे गिरने लगा तो उन लोग सारा अपना माल काट के भाग जाएंगे। और जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई कम हो गया, ठीक है, मार्केट गिरेगा तो सेलर्स भाग जाएंगे ना वहाँ से, सप्लाई कम, खरीदने वाले ज़्यादा और डिमांड ज़्यादा, तो क्या होगा, प्रीमियम ऐसे शूट कर जाएगा, तेजी से शूट कर जाएगा प्रीमियम वहाँ पे, ठीक है। सेम केस में अप साइड में कब शूट करता है, शॉर्ट कवरिंग होती है तो कब शूट करता है, जैसे कि सेलर्स हैं, अब सेलर्स भी अपना पोजीशन काट रहे हैं और बायर खरीद रहे हैं, और सेलर्स को अपना पोजीशन काटना है तो उन लोग भी बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेलर्स कम बायर ज़्यादा, तो प्राइस क्या होता है, शूट कर जाता है अपसाइड पे शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे।
तो आपको ऑप्शन चेन वाला क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो खाली एज इसको ओआई का मतलब खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो, जी। उससे ज्यादा अपन उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते मतलब। उसके बेसिस पे अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको एक बार ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, और उसके बाद जो भी अच्छा खासा ओटीएम है या वहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो आप वहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं और आप चार्ट के हिसाब से बाइंग करते हैं बस। नहीं, जैसा सेंसिबल में चार्ट के बाजू ओआई डाटा दिखाता है बार्स जी। में, जी। देखा है आपने? हाँ देखा हूँ मैं। तो लोग उससे भी ट्रेड करते हैं, मतलब कैसा ट्रेड करते हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ट्रेडिंग करनी है अपने को, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पता चल गया, ठीक है। हम्म, अब जिधर ज़्यादा ओआई होता है जनरली, मार्केट क्या होता है उस साइड से जाके रिजेक्शन फेस करता है। अभी यहाँ पे पुट साइड पे ज़्यादा ओआई है, ठीक है, यहाँ पे पुट साइड पे ज़्यादा ओआई है। तो चांसेस क्या होगा, जब पुट साइड पे ज़्यादा ओआई है तो जब जब नीचे आएगा तो वहाँ से क्या होगा, बाउंस आएगा। जब जब नीचे जाएगा वहाँ से बाउंस आएगा, यही होगा ना, यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, प्राइस नीचे नहीं जाने देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन चेन से चीज़ों को वेरीफाई कर लिया कि अच्छा 23,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, जब वहाँ जाएगा बाइंग का पैटर्न बनाएगा, हम क्या कर लेंगे, बाइंग कर लेंगे। तो आपने ऑप्शन चेन से क्या किया, उस चीज़ को वेरीफाई किया। सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप बाइंग नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो एक्यूरेसी कम रहेगी। एक्यूरेसी ज़्यादा कब रहेगी, जब आप चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों को मिक्स कर दो, तो एक्यूरेसी एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे कि सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, 23,500 पे चला गया, अब लोगों को पता नहीं है 23,500 पे क्या है, एक तो मार्केट अप ट्रेंड है, ये तो पता ही है ना आपको। 23,500 पे अच्छे खासे कॉल राइटर मतलब सेलर्स बैठे पड़े हुए हैं 41 लाख के। तो जब प्राइस ऊपर जाएगा सीधा सीधा, एक तो ऑलरेडी सीधा सीधा जा रहा है, आप देख रहे हैं ऑलरेडी सीधा सीधा जा रहा है प्राइस, अगर सीधा सीधा जाएगा 23,500 पे और लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ब्रेकआउट कर रहा है, कॉल बाइंग करे, वहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है, तो जनरली क्या होगा, ब्रेकआउट करके प्राइस फेल हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सेलर ज़्यादा है, वहाँ पे आके ठोक दिए जाएंगे सेलर्स बायर को, सेलर ज़्यादा हैं क्योंकि। बट अगर वहाँ पे प्राइस गया और प्राइस जाने के बाद धीरे धीरे वहीं पे टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कब कर रहा है, क्योंकि सेलर ट्राई कर रहे हैं सेल करने का, बट बायर क्या कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस वहाँ पे होल्ड करने लगेगा ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे रेंज बनाने लगता है प्राइस, और उसके बाद जब रेंज बनाने लगा और उसके बाद जब उसको ब्रेकआउट मारता है तो सारे सेलर अपना पोजीशन काट के भागते हैं, और वो चीज़ें हमें कहाँ दिखती है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है कि भाई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और मार्केट फिर रैली करने लग जाता है। तो ऑप्शन चेन आपको सिर्फ जो चार्ट में मूवमेंट हो रहा है उसी का पोजीशन बताता है बस, और कुछ नहीं करता, कुछ नया चीज़, ठीक है, इतना क्लियर आपको? बढ़िया। ये ऑप्शन बायर और सेलर का पोजीशन ही बताता है, एक्चुअल चीज़ें चार्ट में ही होती है। अब उस चार्ट को वेरीफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन चेन का यूज़ करते हैं, कि भाई ये रेजिस्टेंस है ना, ये सपोर्ट है, ये क्या है, उसको ब्रेक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये हम लोग सिर्फ वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कि अब यहाँ पे दिख रहा है कि अब यहाँ पे ओवाई जो चेंज है, चेंज, अब जैसे ओवाई को देख लिया अपन ने, अब ओवाई का चेंज भी होता है, तो आप देखोगे कि 23,000 पे ओवाई चेंज किया हुआ, 23,200 पे कितने 23 लाख लोग और ऐड हो गए, ठीक है, ऐड हो गए ना ओवाई चेंज पे, मतलब इन लोग और आके यहाँ पे सेल मार रहे हैं कि और सेल मारो, ठीक है, अभी तो बिंदास हो गया कि प्रीमियम बड़े मार्केट बड़े आराम से ऊपर चला जाएगा, मैं आके पुट सेल मारता हूँ, तो लोग यहाँ पे आके पुट सेल मारने लग गए और ये पैसा खाने के चक्कर में आ गए कि भाई 23,200 सेल मारूंगा, और जो भी 157 रुपीज़ का प्रीमियम है, 4-5 दिन का दिन है, ये खत्म हो जाएगा, पूरे पैसे अपने हो जाएंगे, ये सोचिए उन लोग सेल मारने लग गए। और यही अगर आप बहुत ज़्यादा इन द मनी पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओआई वाले भागना स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए अब इनको जो बहुत बार क्या है, अंदर अंदर का जो सेलिंग मार के रखते हैं, कई लोग जो अंदर अंदर का सेलिंग मार के रखते हैं उन लोग भागना स्टार्ट हो रहे हैं ना। अभी तो प्रीमियम महंगे हो गए थे, देखिए 22,850, 3%, 32% लोग भाग गए यहाँ से, ठीक है। ओआई चेंज में दिखा रहा है आपको 1.48 लाख लोग। तो जब मार्केट नीचे था, मतलब मार्केट नीचे था इधर, ये अपन कौन सा देख रहे हैं, 22,850, 800, ये वाला प्रीमियम देख रहे हैं हम लोग। तो जब मार्केट नीचे था इधर कहीं पे 22,100, 150, 160, ठीक है, ये सब प्राइस नहीं बना था, जब इधर आराम से सेलिंग आ रही थी, इधर कहीं से, इधर से आराम से सेलिंग आ रही थी, आराम से यहाँ से सेलिंग आ रही थी, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा था मस्त,
तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो आराम से 22,800 का ऑप्शन सेलिंग करके बैठे थे, 850 का ऑप्शन सेलिंग करके बैठे थे, 700 का ऑप्शन सेलिंग करके बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है आराम से मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने आए और बाकायदा आराम से सेलिंग करने लग गए 850, 800। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, मार्केट में आया मोमेंटम, और मोमेंटम से क्या हो गया, मार्केट ऊपर जाने लग गया। तो जो लोग सेल करके रखे थे, अब प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, उनको लॉसेस होने लगे, ठीक है। तो उन लोग क्या करने लगे, अपना पोजीशन काट के भागने लगे। और ओपन इंटरेस्ट में आप देखेंगे ओवाई चेंज में माइनस में दिखा रहा है, 3,54,000 माइनस, 2,11,000 माइनस, 5,65,000 माइनस, 1,48,000 माइनस। क्यों? क्योंकि इन लोग पोजीशन काट के भाग रहे हैं, लॉस हो रहा है इनको। ये सब सेलर्स ही हैं, ये जो काट के भाग रहे हैं ना, सेलर्स हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। और यहाँ पे पुट सेलर्स क्या हो रहे हैं देखेंगे, तो पुट वाले यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। दिखाता हूँ आपको, पुट सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं, दबा दबा के बढ़े रहेंगे। 32 लाख मतलब 78% पुट सेलर्स बढ़ गए। देख रहे हैं ओवाई चेंज में कितने, 14 लाख नए पुट सेलर्स आ गए, 4 लाख नए पुट सेलर्स आ गए, 11 लाख नए पुट सेलर्स आ गए, 16 लाख नए पुट सेलर्स आ गए। तो क्या हो गया, पुट वाले क्या आ रहे हैं, इधर डाउन से सेल करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, मार्केट ऊपर की ओर चला गया, तो उधर नीचे से सेल मार रहे हैं, ऊपर वाले भाग जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया। तो तो ये ये ऑप्शन चेन ना, अभी अपन लाइव मार्केट में है तो लाइव डाटा दिखाएगा, हाँ 3 मिनट लेट दिखाता है ये एक्चुअल में। 3 मिनट लेट दिखाता है, हाँ क्यों ऐसा? ये एनएससी से ये लेट मिलता है, 3 मिनट लेट, 3 मिनट्स लेट मिलते हैं, रियल टाइम डेटा नहीं दिखाता। और हर 3 मिनट में अपडेट होता है। हर 3 मिनट में होता है, मतलब डायनेमिक एवरी सेकंड अपडेट नहीं होता है। हाँ दिखाता हूँ आपको, देखिए एनएससी ऑप्शन चेन डेटा अपडेट, वन मिनट दिखा रहा है, 15 मिनट डिलेट दिखा रहा है, मतलब 1 मिनट 15 मिनट डिलेट स्नैपशॉट डेटा प्रोडक्ट प्रोवाइड फाइल्स जनरेटेड विद इन 15 मिनट डिले, 1 इरेगुलर 1 मिनट इंटरवल बेस, मतलब 15 मिनट का डिले दिखाता है और हर 1 मिनट पे अपडेट होता है, ऐसा कुछ है शायद। हर 1 मिनट पे अपडेट होता है ऐसा। तो ऐसे लाइव डाटा क्यों नहीं देते वो? अब क्या बताएं, हम लोग नहीं देते हैं। 15 मिनट का डिले होता है, 3 मिनट का नहीं, 15 मिनट का डिले होता है। तो कोई साइट पे सेंसिबल पे, कोई प्रीमियम साइट पे नहीं दिखाएगा लाइव डाटा? वो रियल टाइम डेटा दिखाता ही है, बट वो लेट ही देते हैं इन लोग, 3 मिनट्स का तो लेट होता ही है। दिखाता हूँ आपको, वो ऑप्शन चेन मतलब नहीं होता ना, मैं तो ऑप्शन चेन मतलब ऑप्शन चेन ठीक है समझने के लिए सही है, बट मेन आपका काम प्राइजेक्शन ही करता है। डिले दिखाता है ये भी, ये 10 से 15 सेकंड का डिले करता है ट्रेडिंग का, बाकी ये तो कुछ करता ही होगा, थोड़ा बहुत डिले करते हैं इन लोग, ठीक है। एकदम करेक्ट टाइम नहीं होता, मिनिमम 3 मिनट का डिले तो होता ही है, ऐसा कुछ होता है इनका। देखेंगे तो सेंसिबल ऑप्शन चेन फ्री नहीं दिखा रहा, 3 मिनट का डिले होता ही है, ठीक। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, 3 मिनट का डिले होता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता। मैं तो खुद ऑप्शन चेन नहीं देखता हूँ, और ऑप्शन चेन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक बार अपन वेरीफाई करने के लिए देखते हैं मार्केट में क्या काम करता है, ट्रेंड, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बस यही चीज़ें देखती हैं और यही काम करते हैं, इसी से माल उठाते हैं अपन। और ऑप्शन चेन को देखना है तो एक बार आए, एक नज़र मारे हर 10 मिनट में और देख ली कि अच्छा प्राइस कहाँ हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। और वैसे भी कितना 1 लाख 1.5 लाख रुपए के माल में कोई अंतर नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। 1-1.5 करोड़ उठाएंगे तो हो सकता है, बाकी जो जहाँ तक 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वाले जो ट्रेडर हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उतना माल उठाने में, ठीक है ऐसा।
तो आपको ऑप्शन चेन का ये ओआई समझ में आ चुका है आपको? बढ़िया। अब ओआई समझ में आ चुका है, तो अब हम लोग अगला जो डेटा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेल्टा। ओआई ओआई समझ में आ गया, ओआई चेन समझ में आ गया आपको? जो चीज़ें कॉल पे वही चीज़ें पुट पे भी सेम काम करती है रिवर्स में। अगला जो होता है डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? एक कंपोनेंट है अपना ऑप्शन प्रीमियम को पहचानने के लिए। अब जैसे मैं बता रहा था कि अब हमने 23,500 का प्रीमियम लिया, ठीक है, या फिर 23,300 का प्रीमियम। अब ये 300 का प्रीमियम की बात करते हैं, तो 23,300 कितने का है? 213 रुपया का है, 213 रुपीज़ का। और आपका स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है? 290 चल रहा है। मतलब आपके स्ट्राइक प्राइस से दूर है अभी भी वो 10-12 पॉइंट। तो अब जैसे जो भी हमारा प्रीमियम होता है वो कुछ कुछ कंपोनेंट से बन के बनता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और होता है टाइम वैल्यू। जो कि इन द मनी का प्रीमियम होता है उसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इन द मनी वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। वो दो प्रीमियम दो चीज़ों से मिलके बना होता है। बट ये जो एट द मनी का प्रीमियम है और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है, ये दोनों सिर्फ किससे बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू से बनते हैं इन लोग, ठीक है। तो मैंने देखा 22,300 आई मीन 23,300, जो कि ये आपका जिसका प्रीमियम चल रहा है 213 रुपीज़। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर गया 5 दिन, तो आपके 213 रुपये टोटल के टोटल जीरो हो जाएंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो प्रीमियम हो जाएगा जीरो। ये तो पता है आपको? नहीं पता? क्लियर है ना ये? हाँ, तो आपके टोटल 213 रुपये हो जाएंगे जीरो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? टाइम वैल्यू है। बट लोग जो होते हैं कुछ बड़े प्लेयर्स, उन लोग इन द मनी का पोजीशन में आते हैं, इन द मनी का। तो अगर मैं बात करूं 23,000 का प्रीमियम क्या चल रहा है? 410 रुपये चल रहे हैं। तो ये 410 रुपये में आपके इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है, तो 410 रुपये है। और अभी प्राइस क्या चल रहा है? 290 चल रहा है, मतलब इसको 300 मान लेते हैं अपन राउंड फिगर समझने के लिए। तो मैं देखूं यदि 23,000 का कॉल, तो ये आपका हो गया 23,000। कितने का प्रीमियम है? 410 रुपये का प्रीमियम है। तो यहाँ से कितना अंतर हो गया? 300 रुपये अंदर। और प्रीमियम कितने हैं? 410 रुपये के। मतलब 110 रुपये क्या हो गया उसका? टाइम वैल्यू। और ये 300 रुपये क्या हो गया उसके? इंट्रिंसिक वैल्यू। की मार्केट ऑलरेडी क्या चल रहा है? 23,000 वाले स्ट्राइक प्राइस से 300.2 पर चल रहा है। तो ये 300 पॉइंट क्या हो गया? आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और उसके ऊपर का जो प्राइस है वो क्या हो गया? आपका टाइम वैल्यू। तो यदि यहाँ पे मार्केट अगर आपका एक्सपायर भी करता है, तो ये आपका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, बल्कि 410 के मुकाबले सिर्फ 300 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू वाला प्रीमियम है। ये इसलिए इसको इन द मनी प्रीमियम कहते हैं। महंगा आता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम जीरो नहीं होता, बल्कि आपका टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है एक्सपायरी के टाइम पे। ठीक है, बढ़िया। अब कुछ लोग क्या होते हैं, एक्सपायरी पे जीरो हीरो खेलने के लिए, जब उनको जीरो हीरो खेलना है तो उन लोग जाते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, या एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे कि एक्सपायरी का जो टाइम होता है, सपोज मैंने लगा दिया सेंसेक्स है क्या यहाँ पे ऑप्शन सेंसेक्स। अभी अपन देखेंगे इसका, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है? 76। 14 तारीख फ्राइडे ख़त्म हो चुका है ना वो वाला। उसके पहले वाला दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा, नहीं वो वाला पुराना वाला एक्सपायरी नहीं दिखा रहा अपने को। ठीक है, पुरानी वाली एक्सपायरी ख़त्म कर दिया इसने। ये दिक्कत हो गया। यहाँ पे देख लेता हूँ सेंसेक्स कुछ है कुछ। पुराने वाला एक्सपायरी कोई नहीं दिखाएगा। एक मिनट देखते हैं। सात दिन दिखाने लग गया ये। ठीक है, ये देखो आपको चलिए मैं लगाया पुरानी वाली एक्सपायरी। तो अब सपोज मुझे जीरो हीरो खेलना है। प्राइस क्या चल रहा है? प्राइस चल रहा है आपका 76,693, जिसके भी जब एक्सपायरी हुआ ना तो उसके मुकाबले जितना भी ऊपर का प्रीमियम है सब जीरो। कितना? 700 वाला प्रीमियम जीरो, 800 वाला प्रीमियम जीरो, जीरो जीरो जीरो। देख रहे हैं आप? क्योंकि ये क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम था। यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू था, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं था। टाइम वैल्यू खत्म, प्रीमियम जीरो। बट उसके मुकाबले जो हम लोग इंटरनल प्रीमियम देखते हैं, सेंसेक्स में लगाता हूँ, आइए
अब जब हम लोग अंदर की बात करते हैं, अभी क्या प्रीमियम चल रहा है 76,693 पे बंद हुआ है प्रीमियम, देख रहे हैं 76,693 ऐसा कुछ क्लोजिंग दिखा रहा है। तो यदि हम लोग को चाहिए जीरो हीरो खेलना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपायरी के टाइम पे जो आउट ऑफ द मनी वाला टाइम होता है, जब हम लोग 2 बजे कहीं प्रीमियम उठाते हैं, लग रहा है कि एक्सपायर होने वाला है, देखते हैं ना मार्केट 2-2.5 घंटे में एक्सपायर होने वाला था, 2 बजे करीब करीब 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, तो वहाँ पे टाइम वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम बच जाती है। ये तो देखते हैं आप 10 रुपये वाला प्रीमियम 100 रुपये चला गया, 20 रुपये वाला प्रीमियम 100 रुपये चला गया, ऐसा कुछ चलता है। तो उस केस पे मान लो आप 76,700 का प्रीमियम चल रहा है 10 रुपये, ये पता है 1 घंटे के बाद 10 रुपये भी जीरो हो जाएगा, या 20 रुपये चल रहा है, तो कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे 76,700 का कॉल उठाते हैं 20 रुपये पे, ठीक है, और अचानक से मार्केट में आ जाता है मूवमेंट, मतलब उन लोग सब प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या जाना है, और मूवमेंट करके ये प्रीमियम जो 10 रुपये वाला है वो अचानक से चला जाता है 77,200 चला गया, ठीक है। तो इस केस पे क्या हो गया, अगर ये 77,200 पे क्लोज कर गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 20 रुपये वाला प्रीमियम है अब क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई ना, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई आपकी 200 पॉइंट, और टाइम वैल्यू हो जाएगी 0 लगभग। तो 20 रुपये का प्रीमियम क्या हो गया, 200 रुपये हो गया, तो आपके 10x के फायदे हो गए, आपने 10,000 रुपये लगाया, वो हो गया 1,00,000 रुपये, और डूबा तो भी चला गया आपका 10,000 रुपये खत्म, क्योंकि टाइम वैल्यू कम है, रिस्क ज़्यादा है, मूवमेंट कर गया तो बढ़िया फायदा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो लोग इसी के हिसाब से जीरो हीरो खेलते हैं, टाइम वैल्यू वाला प्रीमियम उठाते हैं, अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया तो मज़ा आ जाता है, फायदा बन जाता है जीरो हीरो का। बट वो ये वाला काम मैं नहीं करता, क्योंकि मैं सेफ खेलता हूँ। ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आया ये वाला पॉइंट? बढ़िया। आप पहले करते थे जीरो हीरो, नहीं करते थे आप? मैं तो अभी भी जीरो हीरो करता हूँ। करते हैं आप? तो बस यही देखना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा OI। अब इसके साथ साथ क्या होता है, अब और कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इससे हम लोग आ गए थे इधर वाला। ये तो क्लियर हो गया आपको जीरो हीरो वाला काम? अब एक्सपायरी के दिन आप सपोर्ट पोजीशन में प्ले कर लो तो वो 2x हो जाएगा, मतलब 100% रिटर्न तो दे ही दे रहा हो। हाँ, दे देता है, रिस्क ज़्यादा होता है ना। अब जैसे कि हम लोग एक्सपायरी पे खेलते हैं, मैं कैसे कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ ना, मैं लॉन्ग टर्म का सोचता हूँ। ऐसा सोचता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए मैं जीरो हीरो खेलूंगा तो मैं बड़ा पैसा तो लगाऊंगा नहीं, मैं लगाऊंगा 2,000-3,000 रुपये, यही मैं लगाऊंगा, और 2,000-3,000 रुपये लगा के मैं सोचूंगा कि 2,000 रुपये बन जाए, यही सोचता हूँ ना, 100% रिटर्न। पर मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में कमाया कितना, मैं तो कमाया 2,000 रुपये, उसके लिए रिस्क क्या लिया, मैं टोटल 2,000 का लिया, और मुझे पता है कि यदि प्रीमियम आज नहीं जाएगा तो कल चला जाएगा ऊपर, और उसके मैंने रिस्क ले लिया और मेरे पैसे चले जाएंगे अगर नहीं आया तो। फिर मैं देखता हूँ अगर 2,000 कमाना है, अगर इसमें 20,000 रुपये मैं लगाऊँ और मुझे 2,000 कमाना है, कितने आराम से कमा लूँगा मैं। 10% मूवमेंट मार्केट बड़े आराम से देता है ना, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का उठाऊंगा और 2,000 कमाने के लिए 20,000 रुपये लगाऊंगा, और 2,000 रुपये बड़े आराम से कमाऊंगा बिना रिस्क के, एकदम कम रिस्क में। तो मैं वो वाला काम करता हूँ कि मैं लगाता हूँ बड़ा अमाउंट और आराम से 2,000 रुपये कमा के अंदर। ये मैं तो मेरा ठीक है। अब जैसे 10x 10 का लाख रुपए करना है, वो तो एक्सपायरी में तो होगा। हाँ, वो तो एक्सपायरी में होगा, बट मैं वहाँ पे 20,000 तो नहीं लगा सकता ना एक्सपायरी में, क्योंकि मुझे पता है अगर 20,000 रुपये डूबे तो मेरा कैपिटल बहुत तगड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो 20,000 का 10x मतलब 2 लाख होते हैं, तो हम 2 लाख तो देख रहे हैं, बट 20,000 जब जाएगा तो कितना दिक्कत जाएगा। हाँ, तो जाएगा ना दिक्कत। तो बस यही सोच के हम जीरो नहीं करते, और करना भी होता तो छोटे अमाउंट से करते हैं कि चलो 2,000 रुपये 2,500 रुपये, कि अगर डूबा भी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। बस ये तरीका। तो सक्सेसफुल बनने का पहला तरीका ये है कि आपको जीरो हीरो त्यागना चाहिए शुरुआत के 6 महीने। ठीक है, ट्रेडिंग का आपको ये साइकोलॉजी पॉइंट बता देता हूँ। जो भी पर्सन शुरुआत के 6 महीने मतलब लर्निंग प्रोसेस पे जब तक कि मार्केट में उसका हाथ जम नहीं जाता, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, उसको जीरो हीरो त्याग देना चाहिए। और जब मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गया, प्रॉफिट कमाने लग गया, उसके बाद वो जीरो हीरो कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसको रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, उसको पता है कि कब क्या ट्रेडिंग करना है क्या नहीं करना है। उस केस में जीरो हीरो करो जितना, कोई दिक्कत नहीं। बट स्टार्टिंग के 6 महीने अवॉइड करना चाहिए मार्केट को समझने तक, कि हम उसको समझ रहे हैं कि भाई मार्केट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैंने एक भी ट्रेड अभी तक जीरो हीरो ट्रेड नहीं दिया मैंने। और ऑप्शंस पे पैसे बन रहे हैं। एक टाइम पे मैंने कहा था कि ऑप्शन से पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि पता नहीं लोगों के पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट ओवरऑल अपन ग्रीन क्लोज कर रहे हैं ऑप्शंस में भी। हाँ, ये अच्छा लग रहा है अपने को कि चलो मंथली एक्सपायरी में उठा रहे हैं, बट ओवरऑल ग्रीन क्लोजिंग कर रहे हैं और पैसे बन रहे हैं।
तो बनेंगे पैसे, बट डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। ये जीरो हीरो वाला टेंशन नहीं पालना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी देखता था ना, जब मैं टेलीग्राम पे देखता था तो लोग परसेंटेज बेसिस पे बात करते थे। परसेंटेज बेसिस पे कैसे बात करते थे कि उन्होंने 10,000 रुपये का प्रीमियम उठाया, वो लोग बोलते थे आप सेम अमाउंट लगाओ, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, पहले स्टॉक वगैरह बाय करवाए, वो 20 रुपये का प्रीमियम गया 25 रुपये, उसको बिचवा दिए, तो हो गया, अब चलो उनका 25% का प्रॉफिट हो गया। फिर वैसे उनको कभी किसी में लॉस भी हो जाता था, और उसको कवर करने के लिए उन लोग देते थे जीरो हीरो का ट्रेड। 2 रुपये का प्रीमियम चला गया 5 रुपये, तो बोलते थे कि यार 6 रुपये चला गया, बोले 300% का प्रॉफिट। बट एक्चुअल में फिजिबल है क्या कि जो अमाउंट हमने स्टॉक ऑप्शन या 25,000 रुपये वाले अगले एक्सपायरी पे लगाया, वही सेम अमाउंट हम लोग जीरो हीरो पे भी लगाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको उन लोग दिखा के अपना 600% का प्रॉफिट, 500% का प्रॉफिट ऐसा दिखाते थे। और मैं भी शुरुआत में देखता ही था उनको, और समझ गया कि ये स्कैम ही है। तो सबसे तरीका है कि आपको डिसिप्लिन में फॉलो करना है, भले स्लो ग्रोथ हो, 1 साल लेट ही अमीर बने कोई दिक्कत नहीं, 2 साल लेट अमीर बने, बट समझ के करें, स्लो प्रोसेस फॉलो करिए, काम बनेगा आपका। जीरो हीरो के चक्कर में बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका लास्ट ट्रेड प्राइस क्लियर, ओआई क्लियर, ओआई चेंज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा पढ़ लेते, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल। तो डेल्टा क्या होता है ना, डेल्टा बताता है आपको अगर कितना पॉइंट मूवमेंट आएगा तो आपके प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, ये आपको डेल्टा बताता है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि अच्छा सर ये बताइए कि मार्केट जो है यहाँ से 23,300 पे चल रहा है, अगर मैं 23,300 का प्रीमियम बाय करता हूँ और ये 500 पे चले जाता, तो मुझे प्रीमियम में कितना फ़ायदा होगा, मेरा प्रीमियम कितना हो जाएगा? लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं। तो ये सवाल का हम लोग कैलकुलेशन कहाँ से करें, ये हम लोग करते हैं डेल्टा से। तो हमने देखा कि यदि मैं 23,300 का प्रीमियम बाय करता हूँ, जो कि चल रहा है 213, और यहाँ से मार्केट मूव करके चला जाता है 23,500, जो कि कितना पॉइंट मूवमेंट कर गया, 200 पॉइंट मूवमेंट कर गया, ठीक है। तो उस केस पे मेरा 213 रुपये का प्रीमियम कितना हो जाएगा, मैं बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख देता हूँ, टाइम वैल्यू, थीटा, गामा, ये सबको कांस्टेंट रखता हूँ, तो उसके ये आई वी वगैरह कांस्टेंट रखता हूँ, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, तो मेरा प्रीमियम डेल्टा जो दिखा रहा है 0.49, करीब करीब मान लो 0.5, ठीक है। तो अगर 200 पॉइंट बढ़ेंगे तो ये 0.49 दिखा रहा है, मतलब 49% के करीब करीब या 50% के करीब करीब। तो यदि 100% में स्ट्राइक प्राइस में ग्रोथ होगा तो प्रीमियम में कितना ग्रोथ होगा, 50% का। तो 200 पॉइंट अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है, स्पॉट प्राइस बढ़ रहा है, तो प्रीमियम में कितना फायदा होगा, 100 पॉइंट का। तो जो मेरा 213 रुपये का प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, 313 रुपये हो जाएगा। अदर थिंग्स अपन कांस्टेंट रखते हैं, तो बाकी अदर थिंग्स को भी देंगे तो टाइम डीके वगैरह भी होगा, तो उसके मुकाबले थोड़ा बहुत कम पड़ सकता है, ठीक है। तो डेल्टा बताता है कि अगर आपके स्पॉट प्राइस में कितना मूवमेंट आता है तो आपके प्रीमियम में कितना अपसाइड या डाउनसाइड आपको देखना पड़ेगा। तो यदि हमने कॉल का प्रीमियम लिया और यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, तो हमारे प्रीमियम में कितना होगा, 0.49% का ग्रोथ होगा, मतलब 49% का ग्रोथ होगा, तो उतने अपने को फायदे मिल जाएंगे। बट वही अगर डाउन साइड चला गया तो हर 100 पॉइंट गिरने पे प्रीमियम कितना होगा, 49 पॉइंट से डाउन होगा। तो यदि मान लीजिए ये 23,300 से गिर के 23,200 पे आ जाएगा, तो हमारा प्रीमियम कितना गिर जाएगा, 100 पॉइंट ही गिरा तो 50 पॉइंट ही गिर जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा 160 के करीब करीब आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डेल्टा क्लियर हो गया, ये क्लियर था ना, पहले भी आई होप आपको। हाँ, डेल्टा तो पता है सर। हाँ, बाकी थीटा गामा वेगा अपन करते हैं कल से, और ख़त्म हो जाएगा कल आई थिंक ऑप्शन चेन, और उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी बात करेंगे नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को आप फ्री रहते हैं क्या? नहीं, ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस शाम को, मतलब 8-9 बजे ऐसा कुछ। 2-3 क्लास रखेगी, साइकोलॉजी वीडियो हो जाएगा ख़त्म, फिर क्लास 2-3 क्लास में, क्योंकि फिर वो 2 महीना, फिर वो 1 सप्ताह बाद फिर क्लास आएगी, फिर क्लास आएगी, यही सोच रहा था मैं। मतलब मैं आता ही हूँ, मेरा ऑफिस का टाइम ही 8 बजे तक है। अच्छा, मैं घर को आते ही 9 बजे आता हूँ, फिर आधी क्लास अटेंड करना मुश्किल है। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर अपन देखते हैं, कल ही देखते हैं कल कहाँ तक हो पाता है। बाकी अब तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, कल देखना है अपने को थीटा गामा वेगा और आईवी, बस। तो आपका ऑप्शन चेन खत्म हो जाएगा, और ऑप्शन सेगमेंट में आपको बाइंग का तरीका बता दूंगा, सेलिंग का तरीका बता दूंगा, कैसे बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड, आपको आइडिया है उसका? बुल नहीं, स्प्रेड, स्ट्रैटेजी सुना है वो, मतलब याद नहीं है, एक बार बता दे तो। वो सारी चीज़ें बता दूंगा आपको मैं, और फिर काम हो जाएगा, ठीक है। ये
मेरे को एक चीज पूछना है। अब जैसा हाँ बताइए। अब आप बोले थे आप एक पीडीएफ शेयर बनाऊंगा। शेयर के कॉल ऑप्शन में आप अटक गए। शेयर के कॉल ऑप्शन में अटक गया ऐसा? हाँ, मतलब क्लास शुरू शुरू जब बोले थे ना, एक शेयर का कॉल ऑप्शन लिया उसमें अटक गया बोल के। एचसीएल टेक। ये हाँ, एचसीएल टेक नहीं, हाँ। जो दूसरा एक शेयर जो नीचे भी गिरा लेकिन आपको प्रीमियम बढ़ा नहीं। वो तो एचसीएल टेक था ना वो तो। नहीं, वो आपने खुद लिया था, बताया नहीं था। मैंने खुद लिया था, बताया नहीं था। बैंक निफ्टी का था वो। बैंक निफ्टी नहीं, जो एक बताया था कि मतलब उसमें कोई 4 रुपए का डिफरेंस था, गिरा, प्राइस गिरा फिर भी प्रीमियम बढ़ा नहीं पुट का। पुट का? हाँ। अच्छा, पुट साइड वाला ट्रेड नहीं लिया था ना, कॉल साइड पे ट्रेड लिया था, मुझे याद जहाँ तक आ रहा है। एक तो एचईएल में खाया था मैं धक्का। एचईएल में ये पीएम वाले में खाया था धक्का, कुछ दिन पहले मैं ट्रेड किया था एचईएल का। और ये एचसीएल टेक का मैंने फ्राइडे को धक्का खाया, वहाँ पे मैंने 700-800 रुपये के लॉस में कटवा दिया। तो आपको देखा होगा, आपने ग्रुप में लिया था ये तो ट्रेड नहीं, मैंने। हाँ तो ठीक है, जान दो। तो मेरे को ये पूछना है, अब जैसा तो अब नॉर्मल कोई शेयर है, हाँ। शेयर में प्राइस कब मूवमेंट होगा, जब बायर सेलर रहेंगे तब मूवमेंट होगा। जी। तो अब ये ऑप्शन में 200, मतलब इतना फास्ट मूवमेंट आता कैसा है? मतलब बायर सेलर क्या मार्केट वैल्यू लगा देते हैं, या मतलब ऐसा स्पाइक मारता कैसा है? स्पाइक मारने वाला तरीका ये होता है कि जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं आपको बताया ना कि सेलर्स यहाँ पे सेल करके रखे हैं, निफ्टी का दिखाया था आपको मैंने। सेलर्स यहाँ हम्म। पे सेल करके रखे हैं। उन लोग अपना प्रीमियम खाने के चक्कर में, उनको लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, हम्म। और यहाँ पे बायर्स आके बाइंग करने लग जाते हैं। हम्म। तो क्या होता है, अब अपने को सेलर को लॉस होने लग गया। तो सेलर अपने लॉस को कट करने के लिए क्या करते हैं, सेल किए हैं तो उसको काटने के लिए करेंगे बाइंग, और हम भी हम्म। करेंगे बाइंग। तो फिर क्या हाँ, तो होता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे, अब जैसा अब कोई सेल 100 रुपये में सेल किया, हाँ। वो स्टॉप लॉस लगाएगा 20%, 120 पे स्टॉप लॉस लगाएगा। जी। तो 120 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना, मतलब देखो उसके सारे ऑर्डर्स 120 में कट जाएंगे। अब जैसा अब मैं आप दिखाता बताए हूँ। थे यहाँ पे 47 lakhs नीचे कॉल रेट करके रखे हैं। एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं। चलिए, अब मैं यहाँ पे सेलर्स हूँ, ठीक है। नहीं, मतलब वही पूछा इतना, अब जैसा शेयर में तो इतना स्पाइक आता नहीं है, हाँ। ये ऑप्शन में इतना जबरदस्त 200-300% हाँ। स्पाइक कैसे आ जाता है? जी, ऑप्शंस पे इसलिए आता है ना क्योंकि हम लोग ऑप्शंस का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये ऑप्शन आपका टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू उसके हिसाब से मूव करता है, ठीक है। ऑप्शंस पे इतना मूवमेंट, ये पूछ रहे थे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस पे इतना मूवमेंट कैसे आ जाता है 280% का, हम्म। और आपका स्पॉट पे नहीं आता। हम्म। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, अ, आपका टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू डिस्कस हम्म। किए थे। तो जो 10 रुपये वाला पीएम था कहाँ चला गया था, वो 200 चला गया था, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू था सिर्फ 10 रुपये का। हाँ ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ। जी। जैसा अभी आप एक शेयर क्लास शुरू होने से पहले बोले थे, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आपको बताए थे कि आप पुट मतलब 4,000 का कुछ लॉस हुआ आपको, पुट आप कैरी करके रखे थे, नीचे गिरा मार्केट फिर भी आपका पुट का प्रीमियम बढ़ा नहीं। उसमें लॉस हुआ था, बट मैं प्रॉफिट बुक किया था, उसको ओवरनाइट लेके गया था मैं। वो था 80। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एलकेम 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 फार्मा। हाँ, तो आप बोले थे उसमें कोई खरीदने वाला है नहीं। हाँ, खरीदने वाला नहीं था उसमें ना, वो तो फिर लिक्विडिटी जब इशू थी उसमें। जब कोई है नहीं तो फिर भी प्रीमियम बढ़ेगा कैसा, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, वो बढ़ रहा था प्रीमियम, जैसे कि वो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे बायर सेलर तो नहीं थे, ठीक है। मैं आपको बता हम्म। रहा हूँ, जैसे ये इधर का ही था वो। देखिए वहाँ पे चार्ट तो आप देखे ही होंगे, वो मैं लगा के रखा था। उसको मैंने ग्रुप में हम्म। शेयर भी किया था। ये वाले दिन था, ये दिन था, ये दिन था ये। हम्म। बाकायदा मैंने इसको बाइंग किया था, और ये दिन था हमारा। मैंने BTST लेके गया था 19 मार्च। इस दिन मैंने पुट लेके बाई किया गया था, ठीक है। हम्म। मस्त बाई किया, और बाइंग करने के बाद कहाँ गया ये, 19 मार्च, 1 मिनट में आ गया ना ये। यस, अब मैं यहाँ पे बाइंग किया। तो हो गया था, बाइंग करने के बाद ये प्राइस तो नीचे जा रहा था, बट मेरे हम्म। प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे ये वाले दिन, पहले वाले दिन पे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से मैं सेल किया था ये वाले दिन पे नहीं बढ़ रहे थे, बट मुझे पता था कि नीचे जाएगा ये, क्योंकि हम्म। आस्क और बिड प्राइस था ना, 3-4 रुपए का डिफरेंस था। हम्म। तो मुझे वो लॉस दिखा रहा था, बट मैं इसको, हम्म। मुझे ये पता था कि भाई ये प्राइस जो है वो डाउन साइड का है, ये ओवरऑल जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ से इसने, देख रहे हैं आप, इसने सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। हम्म। ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे है, तो ऊपर जाएगा तो मैं लॉस बुक करूंगा। टोटल 5,000 का 5,000 का एक लॉट था, तो मैं एक लॉट लेके गया था, और उसके बाद वो गिरा,
तो मुझे 2.5-3 हज़ार का लॉस भी दिखने लग गया। बट मैं उसको ओवरनाइट लेके चला गया। ओवरनाइट पे फिर क्या हुआ, अगले दिन जब ओपन हुआ तो वहाँ पे अच्छा खासा फॉल आने लग गया, और जो भी यहाँ पे जो लोग होल्ड करके रखे होंगे उन लोगों भी अपना पोजीशन काटने लग गए। अब कुछ लोग होते हैं यहाँ पे सेल करते हैं ना, पुट सेल करके रखते हैं, कि उनको लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो पॉसिबल है यहाँ पे भी सपोर्ट ले हाँ, लेगा। मैं वही पूछ रहा हूँ मैं, जी जब अगर बायर सेलर ही ना हो जी। फिर तो स्पाइक कैसा आएगा? तो यहाँ पे जब भी हम लोग देखते हैं तो बायर सेलर के अलावा हम लोग देखते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये देख रहे हैं हम्म, स्ट्राइक प्राइस। तो हम्म, यहाँ पे डेल्टा वगैरह होता है। अब मान लीजिए बायर सेलर कम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एट द मनी का डेल्टा है वो 0.5 का रह रहा है। मतलब यदि 10 हम्म, पॉइंट बढ़ेगा तो अपने को 5 पॉइंट का फायदा होगा। तो शुरुआत में तो हम्म, वो चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही थी, आईवी वगैरह कम हो जा रहा था। बट जब अगले दिन वो गैप डाउन खुल के जब गिरने लगा, तो उस हम्म, केस पे जो भी सेलर्स होंगे वो तो भाग गए, पुट जो यहाँ पे पुट सेल करके रखे थे। और साथ ही साथ जो कि ये स्ट्राइक प्राइस जो मेरा था वो इन द मनी होने लग गया। जो ये स्ट्राइक प्राइस था स्पॉट प्राइस में। हाँ, तो वही अगर प्राइस में जब कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा तभी तो प्राइस दिखेगा ना चार्ट पे। जी, वो ऑप्शन पे तो नहीं हो रहा था, बट आपका अब जैसे ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो एक तो हम लोग स्पॉट चार्ट पे ट्रेड करते हैं और एक ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं। तो कुछ लोग होंगे वो अपना इक्विटी में शॉर्ट करके रखे हैं या फ्यूचर्स में शॉर्ट करके रखे हैं, और कुछ लोग हैं अपने ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट है ना ट्रेड करने का। आपका आपका डिलीवरी है, इक्विटी हाँ, रिटर्न। तो वही पूछ रहा हूँ मैं, जी अगर जब कोई बायर सेलर ही ना रहे जी। तो फिर भी वो प्रीमियम का प्राइस स्पाइक मारेगा इतना? हाँ, स्पाइक मार जाएगा, क्योंकि बाकी सेगमेंट में ट्रेडिंग हो रही है और आपका स्पॉट प्राइस गिर रहा है। तो शुरुआत में तो नहीं होगा, बट एक टाइम के बाद वहाँ पे भी आ जाएगा मोमेंट। हम्म, क्योंकि आपका जब ये स्पॉट प्राइस गिरने लग जाता है ना, तो वहाँ पे भले प्रीमियम बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे, ठीक है, बट जब इस हम्म, बढ़ेंगे बट कम बढ़ेंगे। बट यदि स्पॉट प्राइस भी गिरने लग गया और ये इन द मनी पे आने लग गया, तो अगर यहाँ पे 10-20 पॉइंट का फायदा हो रहा है, मतलब ये 20 पॉइंट का फॉल हुआ, या मान लीजिए 90 पॉइंट का फॉल हुआ, तो 45 पॉइंट बढ़ना चाहिए प्रीमियम। तो 45 हम्म, पॉइंट की जगह वो 30 पॉइंट बढ़ेगा। इस टाइप का होगा, हम्म, कम बढ़ेगा वो, ऐसा। ठीक है। हम्म, ये और ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल बायर सेलर ना हो, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ बायर सेलर थे वहाँ पे, बट दूर दूर थे। कॉल और पुट का प्रीमियम दूर दूर था। आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कई बार कि वहाँ पे लिक्विडिटी कम है, बायर सेलर काफ़ी दूर दूर है। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था यूबीएल पे। यूबीएल का मैं दिया था जब शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था, तो यूबीएल का, और यहाँ का मैंने पुट दिया था। तो वो लिक्विडिटी के कारण ₹1 का स्टॉप लॉस खा के गया था। कुछ लोग का खाया था, कुछ लोग का नहीं खाया था। यहाँ पे मैंने पुट का सजेशन किया था, यहाँ पे ये वाले ट्रेड पे, ऐसा कुछ। ये मेक इट आई। हम्म, हाँ, ये उस पे देखेंगे आप, यूबीएल का लॉस दिखेगा आपको। अपना अभी शेयर किए ना अपना ट्रेड हम्म, शीट, तो ट्रेड शीट में दिखेगा यूबीएल का लॉस। ये यही वाला लॉस था आपको, लिक्विडिटी इशू वाला लॉस, अच्छा। इधर कहीं पे। जी। तो ये होता है लिक्विडिटी इशू वाला लॉस, ऐसा कुछ इधर का। आई थिंक ये 9 मार्च का होगा, या फिर इधर मार्च वगैरह का होगा। तो लिक्विडिटी का भी इशू आता है। बट अगर आपका स्पॉट प्राइस गिरने लग जाता है तो एक टाइम पे वहाँ पे भी सेलिंग आ जाती है। क्योंकि जब अगर देख लिए, मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग आने लग गई ना, मेन आपका ये वाला जो एरिया है वो सेलिंग आने लग गया। कहाँ गया इधर, ये आपको सेलिंग आने लग गया। तो लोग यहाँ पे कैश में तो सेलिंग मार रहे हैं, ठीक है, या फ्यूचर्स पे सेलिंग मार रहे हैं, या इक्विटी पे सेलिंग मार रहे हैं। तो अब वही दूसरा जो आदमी देखेगा कि चलो इक्विटी में तो फॉल आ रहा है, अगर मैं ऑप्शन में बाइंग कर लूँ तो क्या होगा, तो मुझे परसेंटेज वाइज ज़्यादा फायदा होगा। तो फिर कुछ लोग ऑप्शन में घुस जाते। तो फिर वहाँ पे भी क्या होती है, लिक्विडिटी आने लग जाती है। जब फॉल यहाँ पे आने लग जाता है ना, तो कुछ लोग लालच में देख के दूसरे सेगमेंट में भी घुसने लग जाते हैं। तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो वहाँ पर भी क्या है, प्रीमियम्स बढ़ने लग जाते हैं। ये काम होता है, ठीक है। अब वहीं पे क्या हो, जो दूसरे लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि चलो अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ गया है, अब चांसेस ये हैं कि 1 मिनट रुकेगा तो प्रीमियम कम होने लग जाएंगे। तो आके वो दूर में महंगे महंगे में उन लोग क्या करने लग जाते हैं, सेल करने लग जाते हैं कि मैं दूर का सेल करूँगा ऑप्शन। ये काम करते हैं, महंगे में सेल करूँगा ऑप्शन। तो और ये स्टॉक ऑप्शन सेल करने को भी 1 लाख रुपए चाहिए? नहीं, स्टॉक ऑप्शन सेल करने के लिए लगता है, हाँ, 1-1.5 लाख लगता है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं। यूबीएल का अभी तो क्या, यूबीएल कॉल बन रहा है, पुट बन रहा है 20। अच्छा खासा रेजिस्टेंस के पास है ये, ठीक है। वीकली चार्ट बुलिश है, काफ़ी अप ट्रेंड पे यूबीएल, ठीक है। तो मैं इसको सपोज सेल करना चाहता हूँ, मैं 2000 का पुट सेल करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि स्टॉक जाने वाला है ऊपर, तो मैं यूबीएल का पुट सेल करता हूँ। यूबीएल 2000 पुट सेल करूँगा ना मैं, क्योंकि मार्केट अप साइड पे है। बाइंग करूँगा तो कितने का है, 30 का, 11,400 की क्वांटिटी है।
सेल करने जाऊंगा तो लगेगा 1,31,000, बट वही आपको मार्जिन में लेके इसको कॉल बाय करके, इसका कॉल सेल करके, आई मीन इसका पुट बाय करके पुट सेल करके इसको सस्ते में कर सकते हैं, करीब करीब सस्ता पड़ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसको। बास्केट बना दिया मैंने। यूबीएल मान लो मैं सेल कर देता हूँ, 2000 सेल कर दिया मैंने यूबीएल, ठीक है। उसको मैं ना सेलिंग मारा, सेलिंग मारूंगा तो कितने का जाएगा ये लगेगा 1,31,000। अब मैं दूर वाला पुट बाय कर लूँगा हेज करने के लिए, तो मैं बाय कर लिया 1900 का पुट। कितने का मिल रहा है? 400 क्वांटिटी, 11 रुपये के हिसाब से तो आ जाएगा 4000 का। तो बाय कर लिया। अब कितने का हो गया? 62,000 में सेलिंग हो जा रही है, ठीक है इतना। नहीं, आप मतलब ये पुट क्यों बाय करोगे? आप कॉल बाय करोगे ना। देखिए मैंने महंगा वाला सेलिंग किया, कितने का? 28 रुपये का प्रीमियम में सेल किया, ओके। मैं क्या किया? नहीं 28 तो रुपये, बताइए। हाँ, नहीं आप अगर कॉल बाय करोगे दोनों तरफ मार्केट ऊपर जाएगा हाँ, तो दोनों प्राइस पे आपको प्रॉफिट होगा ना। कॉल अगर सपोज मैं वैसा, देखिए मैंने पुट सेल किया, ठीक है, 2000 का पुट सेल कर दिया, प्रीमियम कितने का था? 30 रुपये का। आपका व्यू क्या है? ऊपर जाने का व्यू है हाँ, आपका। मेरा ऊपर जाने का व्यू है। हाँ, तो या तो आप कॉल बाय करो या पुट सेल करो। हाँ, तो मैंने, अगर मैं पुट सेल कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है 1,31,000 रुपये। हम्म तो उतने पैसे सपोज नहीं है, अपने को मार्जिन का बेनिफिट लेना है, तो मैंने पुट सेल किया 2000 का। अगर मार्केट हम्म ऊपर जाएगा और उस समय तक एक्सपायरी तक नहीं आया तो मेरे को 28 रुपये पूरे मेरे, हम्म ये तो पता है। बट हम्म अब 1,31,000 चाहिए, तो फिर मान लो अचानक कभी कभी हो सकता है कि मार्केट नीचे भी गिर जाए, तो मैं वो लॉस से निजात पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस लॉस से निजात पाने के लिए मैं आया, और कहाँ आया? इधर बास्केट ऑर्डर। उस लॉस से निजात पाने के लिए मैं आया इधर, और मैं आके इधर ओपन करूँगा इधर। हाँ, कहाँ था यार नहीं ये? बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर नेट नेट इफेक्ट तो सेम ही होगा ना। मतलब एक एक ये पुट का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा, कॉल गिरेगा पुट बढ़ेगा। दिखाता हूँ आपको मैं, 1 मिनट। सेल किया मैंने 28 रुपये का प्रीमियम, हम्म बाय किया है 11 रुपये का प्रीमियम। हम्म अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, और गड़बड़ होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ जाता है, हम्म तो मैं सेल कर रहा हूँ 28 रुपये का प्रीमियम, बाय कर रहा हूँ 11 रुपये का प्रीमियम। तो उस केस पे जो 11 रुपये वाला प्रीमियम है उसके रेट बढ़ जाएंगे, और मेरे को कितने रुपए से मेरे को एक्चुअल नेट लॉस कितने का पड़ेगा? मेरे को नेट लॉस पड़ेगा सिर्फ 28 का ही और 12 रुपये का ही है, तो करीब करीब मुझे पड़ेगा 15-16 रुपये का लॉस पड़ेगा मुझे, बस। मतलब मेरा लॉस यहाँ पे लिमिटेड हो गया, कितने का? 16 रुपये का, क्योंकि मैंने बाय किया 11 का और सेल किया 28 का, तो जो बीच का जो डिफरेंस है वही मेरा लॉस होगा, ठीक है। नहीं, अब आपका स्टार्टिंग व्यू था ऊपर जाने का, तो आप अगर पुट पुट की जगह कॉल बाय करो हाँ तो ऊपर चले तो आपको दोनों दोनों प्राइस में प्रॉफिट है ना आपको। हाँ, अगर मैं सपोज यहाँ पे कॉल बाय करता हूँ तो एक तो मेरे को प्रॉफिट होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बट नहीं, बास्केट ऑर्डर में बोल रहा हूँ मैं। हाँ अब बास्केट ऑर्डर में पुट पुट बाय कर रहा हूँ। हाँ, मैं पुट इसलिए बाय कर रहा हूँ, मैं पुट हैज करने के लिए बाय कर रहा हूँ ना। देखिए मैंने पुट सेल किया, पुट इसलिए सेल किया क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, हम्म तो एक लॉट सेल करने पे लग रहे हैं 1,31,000, ये तो आपको क्लियर हो गया। हम्म बट अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा, दूर का मैं पुट बाय कर लिया। तो मैंने 1900 रुपये का, 1920 का क्या बाय कर लिया? पुट बाय कर लिया। उस दूर का कॉल बाय कर लिया तो दूर का कॉल बाय कर लूँगा तो अगर मान लीजिए मार्केट यदि गिरता है तो मेरे को पुट पे बड़ा लॉस देके चला जाएगा ना, फिर मेरा लॉस लिमिटेड नहीं होगा, मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा फिर। अब मैं पुट बाय कर लिया, तो इस केस में यदि मार्केट गिरता भी है तो एक हद तक लॉस होगा, मतलब मेरे को नेट लॉस कितना होगा? टोटल से 16 रुपये का लॉस होगा, उससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो जो मेरा जो 2000 का पुट है उसका प्रीमियम बढ़ेगा, बट 1920 का पुट भी बढ़ने लग जाएगा, तो ये जो लॉस है वो ये वाले प्रॉफिट से कवर हो जाएगा ना। अगर ये मार्केट गिरा, ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो मेरे को ये 2000 वाला पुट जो सेल किया उसमें तो लॉस होगा, बट जो 1920 का जो मैंने पुट बाय किया है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो ओवरऑल क्या होगा? हाँ
अगर मैं वही बोल रहा हूँ, आपका व्यू पहले ऊपर जाने का था, अगर जी ऊपर गया जी। तो अगर आप दूर का आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करो वो भी बढ़ेगा, और आप पुट शॉर्ट करें वो भी गिरेगा, तो दोनों जगह प्रॉफिट है ना हाँ वो तो। वो तो है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट अगर अपने को रिस्क भी देखना होता है ना। अब मान लीजिए मैंने बाय कर लिया कॉल, ठीक है, अब मैंने कॉल बाय कर लिया और मार्केट टाइम नहीं पास नहीं, कर गया। मतलब अपन जी। अपना जो मार्जिन कम कैसा लगे वो देख रहे हैं ना अपन। हाँ तो वही मैं कम करने वाला, अगर देखिए मैंने यहाँ पे पुट ना करके मैं मार्जिन की बात करता हूँ, चलिए मैंने सिर्फ सेल किया, ठीक है, हम्म, मैं कॉल बाय कर लूँ। हाँ, तो अभी 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 आप खाली एक, आप कॉल कॉल बाई करो, आपको मार्जिन कम लगेगा, और आपके व्यू में दोनों प्रॉफिट होगा, मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, मार्जिन कम नहीं लगेगा। मैं मार्जिन कम हो गया। 4,000 से कम हुआ ना। हाँ, 69,000 हो गया ना। नहीं, 1,28,000 हुआ, ये तो मेरा फंड्स अवेलेबल है, ये तो फंड्स अवेलेबल है मेरा। तो मार्जिन मार्जिन रिकॉर्ड जीरो क्यों दिखा रहा है? मार्जिन मार्जिन रिक्वायर्ड, ये मार्केट प्राइस पे था, इसको मैं लिमिट प्राइस पे करता हूँ 1 मिनट। अब देखिए कोई भी मार्जिन कम नहीं हो रहा, 1,48,000 पे हम्म, कोई कम नहीं, मतलब इसमें हेज पुट ही नहीं हुआ पुट ना कुछ नहीं। पुट बाय करेगा तो मतलब कॉल कॉल बाय कॉल पुट, मतलब सेम हाँ बाय करोगे तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे मैंने पुट सेल किया, मैंने महंगा वाला प्रीमियम सेल किया, ठीक है, ये मैंने सेल किया कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो मुझे फ़ायदा होना ही है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाए, तो मैं आता हूँ और मैंने 1800 का पुट बाय कर लेता हूँ, या 1850 का पुट बाय कर लेता हूँ, सिर्फ हैज बेनिफिट के लिए। तो मैं 1850 का पुट आया या 1860 का पुट आया और मैंने क्या कर लिया, बाय कर लिया। बाइंग करने जाऊँगा, कितने का पड़ रहा है, 6 रुपये का पड़ रहा है। अगर मैं इसको बाइंग करूँगा तो अब मुझे क्या सीन होगा, अब मुझे जो 86 रुपीज़ 86,000 पड़ रहा है, ठीक है, और कितने का मार्जिन लग रहा है, 2700 रुपये देके मैं अपना जो मार्जिन है, जो 1,28,000 1,30,000 लग रहा था, उसको उठा के कितना कर दिया, 86,000 कर दिया। उसको थोड़ा और मार्जिन का बेनिफिट लेना है, तो मैं इसको कर दूंगा 2 लॉट, और अब वो मेरे को लगेगा सिर्फ 62,000 में काम हो जाएगा, 5,000 का मार्जिन देकर। समझ गए आप? तो मैंने क्या किया, पुट सेल किया, महंगा प्रीमियम सेल किया, सस्ता प्रीमियम बाय कर लिया, काम खत्म। अब मार्केट यदि इसके जब तक के ऊपर रहेगा मुझे बेनिफिट होगा, मार्केट बिंदास इसके ऊपर रहेगा मुझे बेनिफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मैं क्या करूँगा, सेलिंग में कमाऊँगा 57,000 रुपये, सॉरी आई मीन जो सेलिंग में कमाऊँगा 28,000 इंटू 400, लगभग इतने पैसे आएंगे, और जाएगा कितना, 800 इंटू 6, इसको मैं कम कर लेता हूँ, एक लॉट, ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो मतलब 28 रुपये मेरे आएंगे और 6 रुपये में जाएंगे मेरे, मतलब 7 रुपये जाएंगे, तो टोटल प्रॉफिट होगा 21 रुपीज़ का। तो ऐसे हम लोग स्टॉक ऑप्शन में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, मार्जिन बेनिफिट लेके, ठीक है। बढ़िया, बाकी सब चीज़ें अपन ऑप्शंस में डिस्कस करेंगे, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, आज सोते बाय। हैं अपन, कल क्लास रहेगी सेम टाइम 8 बजे। ठीक।